चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 104, मेडिसिन 23 अगस्त आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 1 है एट्रियल रिपोलराइजेशन इज मास्क्ड ऑन ईसीजी बाय विच वेव। तो ये आपकी है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इससे अच्छा आप ऐड नहीं हो सकते। ये अल्फा ही है, किधर से चुप हो जाती है टीवी का। ये इसका आंसर अल्फा है। 1 का इसको ठीक कर लो बच्चों, ये इराटा में ठीक किया हुआ है। यस भी गलत है, इसका आंसर अल्फा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है पेशेंट केम टू कार्डियक आईसीयू 80 आवर्स पोस्ट एमआई विच इन्वेस्टिगेशन विल यू डू। LDH2, CKMB, CKMM, मायोग्लोबिन, LDH1। तो आप इसमें LDH1 करवाओगे। ठीक है। अब इसमें ये होता है LDH मतलब पहले तो हमने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा था LDH, लेकिन हम ये मज़ीद इसकी 5 टाइप्स होती हैं। LDH1 जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर हार्ट के लिए, जो इधर सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा LDH2 होता है, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो आपको होता है। 3 लंग्स के लिए होता है, 4 किडनीज के लिए होता है और 5 लिवर और मसल्स के लिए होता है। ठीक है। तो इसमें आपने LDH1 चूज़ करना है। क्वेश्चन 3 है व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज़ प्रेजेंट इन। ठीक है। अच्छा, ये ना पिक्चर मैंने भेजी नहीं ग्रुप में, मैं आपको पिक्चर भी भेज देती हूँ। ठीक है। लेकिन आप इसका है LDH1 हार्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, 2 रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के लिए होता है, 3 लंग्स के लिए, 4 किडनीज के लिए, 5 लिवर और मसल्स के लिए। ठीक है। ये मैं आपको भेज दूँगी, उसमें लिखा हुआ मैंने। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 है what टाइप ऑफ एनीमिया इज प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस। तो ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होता है। ठीक है। एक्यूट ब्लड लॉस होता है आपका, तो उसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। लेकिन अगर जब वो क्रोनिक हो जाए तो उसकी तो वो ID होता है। ठीक है। आपकी आयरन लॉस हो रहा था तो फिर वो उसकी पिक्चर जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाती है। और इसका आंसर है बी। क्वेश्चन 4 है प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बट डाइड बिफोर रीचिंग टू हॉस्पिटल मोस्ट लाइकली कॉज। तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। ठीक है। लेबर में है और हॉस्पिटल जाते हुए डेथ। तो ये आपका है एमनियोटिक फ्लूइड। 5 है अ पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड कफ बट फाइब्रोसिस सीन ऑन एक्सरे कॉज इनऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक डस्ट होती है ना, इसकी सिम्टम्स नहीं होती ये कफ और ये फीवर वाली। तो आपके इनऑर्गेनिक डस्ट होते हैं, ग्रेन डस्ट होता है, फार्मर लंग होता है, एस्परजिलोसिस, फार्मर लंग विद ग्रेनुलोमा, राइनोसाइनोसाइटिस, मीडियल इरोजन, कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग्स। अगर एस्परजिलोसिस है ना फार्मर की है तो उसमें राइनोसाइनोसाइटिस होता है, लेकिन उसमें मीडियल इरोजन होती है। और जो आपका म्यूकर होता है ना उसमें इन्वेडिंग होता है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक डस्ट डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस होती है ऑन एक्सरे विदाउट फीवर और कफ। ये हमारे पास ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के साथ आते हैं वैसे। तो ये आपका जो है ना इनऑर्गेनिक डस्ट होता है। सिस्मोइड कार्टिलेज फाउंड इन लेयरिंग्स। ठीक है। अब इसमें आपका ऑप्शन ई भी ठीक है, लेकिन इसमें आपने ऑप्शन सी को चूज़ करना है, सिस्मोइड कार्टिलेज फाउंड इन लेयरिंग्स। क्वेश्चन 7 है पेशेंट ऑन ATT विद स्वेलिंग ऑफ एंकल मोस्ट लाइकली ड्यू टू पैराजीनामाइड। ठीक है। ये ATT के साइड इफेक्ट्स पूछ लेते। आइसोनाइजिट हो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिफेम्पसिन हो तो रेडोर इंचूरिन, इथैम्बुटोल हो तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैराजीनामाइड हो तो हाइपरयूरिसीमिया गाउट। क्वेश्चन 8 है चाइल्ड हैविंग मैकल्स डायवर्टिकुलम इज हैविंग ब्लीड पर रेक्टम ड्यू टू एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू। ठीक है। जो आपका होता है ना एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू सिर्फ वो ब्लीड करता है। अच्छा, जो आपका है रूल ऑफ 2 वो आपका ये डायवर्टिकुलम के लिए होता है, मैकल्स डायवर्टिकुलम के लिए। सीन कोमलिन अंडर 2 years। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, एक तो आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है उसमें, और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या साइड इफेक्ट है मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल है स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी शायद पूछा उन्होंने, डॉक्टर असलानी है, वह गूगल कर लो भी कोई एक। हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं देते स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, जो है ना आपका सीन कोमलिन अंडर 2 years 2% ओके टॉक्सिसिटी। 2% जो है पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, 2 feet प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वेल 2 inch लॉन्ग, 2 types ऑफ म्यूकोजा। तो आपका एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है विच यूजुअली ब्लीड, और पेनक्रियाटिक म्यूकोजा होता है। दीज 2 म्यूकोजाज आर इम्पोर्टेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो इसमें से जो आपका एक्टोपिक म्यूकोजा है ना गैस्ट्रिक म्यूकोजा वो ब्लीड करता है। इन एन एडल्ट इलियोस्टमी एंड जिजोस्टमी हैज़ बीन डन, ही हैज़ डायरिया एंड 15 to 20 बाउल साउंड्स पर मिनट।
द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस डिक्रीज ट्रांजिट टाइम इज एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मोटिक डायरिया। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं और इसमें क्लोस्टमी रिजल्ट इन एक्सक्रीटरी, जेजनोस्टमी रिजल्ट इन ऑस्मोटिक, और अगर इलियोस्टमी हो तो इस ऑस्मोटिक होता है, लेकिन अगर दोनों निकाल देना जेजनोस्टमी और इलियोस्टमी तो आपके एक्सक्रीटरी और ऑस्मोटिक दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपका RFE में लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन मजीद। तो अगर उन्होंने जेजनोस्टमी और इलियोस्टमी दिया है तो फिर आप एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मोटिक चूज़ करेंगे। मलेरिया इन विच स्टेज इज डोरमेंट इन बॉडी, तो हिप्नोजॉइड। ठीक है, जब आप डोरमेंट का मतलब होता है जैसे आप हिप्नोसिस करते हैं तो उसमें वो जो सो जाते हैं, ठीक है, तो हिप्नोजॉइड वो हिप्नोसिस हो जाती है, वो डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट फेज ऑफ मलेरिया हिप्नोजॉइड, मलेरिया एंटर इनटू बॉडी एज स्पोरोजॉइड एंड स्पोरोजॉइड डिवाइड इन लिवर एज मीरोजॉइड। ठीक है, क्वेश्चन 11 है हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद PN का, तो ये आपका हेपेटाइटिस B होता है। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रफ़ी वाला। जो PN का ग्रेनुलोमेटोसिस एसोसिएटेड विद हेपी, पोलियाइटिस नोडोसा एसोसिएटेड विद हेपी। CN का जो होता है आपका वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है वर्ल्ड कप WC। ठीक है, तो आपका वैगनर जो होता है उसमें CN का होता है, बाकी दोनों में वो है PN का। ठीक है, a 38 years old lady presented with diarrhea, water and electrolyte imbalance and weakness. On further investigation, she is dehydrated and part of her gut was resected 3 months back. She doesn't remember which part of structure most likely resected, तो ये आपका इलियम होता है। ठीक है, जेजनम रिजेक्ट हो तो इलियम जो है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। अगर इलियम हो जाए तो फिर पेशेंट को बार बार जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको रिसस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। 13 है पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। इधर उन्होंने नोट से लिखा होता है तो भी आपने स्मॉल सेल ही चूज़ करना है, हालांकि दोनों की सेम बात है, पर आपने स्मॉल सेल चूज़ करना है। अच्छा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज्ड बाय, तो आपका गैस्ट्रिन है। इंक्रीज गैस्ट्रिन होता है, इंक्रीज आपकी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन होती है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका स्फिंक्टर टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लक्स नहीं होता फूड का ना, तो ये आपकी रिफ्लक्स को जारी होती है, स्टमक कंटेंट को एसोफेगस में नहीं जाने देती। इन परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरीज इन्वॉल्व, तो आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल होती है। ठीक है, स्टमक की पोस्टीरियर वॉल या बेड ऑफ स्टमक पे कौन सी आर्टरी होती है, लिखा हुआ है नीचे, हाँ स्प्लेनिक होती है। मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर डोर्सिफ्लेक्शन, तो आपका टिबियालिस इंटीरियर होता है। ठीक है, हाँ जी, अगर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर डोर्सिफ्लेक्शन तो आपका टिबियालिस इंटीरियर है। और मेरा ख्याल है कि रफ़ी में शायद ये लिखा हुआ है कि अगर प्रोनिस टर्शियस हो तो उसको चूज़ करना है मसल में। ठीक है, लेकिन इधर आपका जो है टिबियालिस इंटीरियर, ये आपने सारे मसल्स याद करने हैं डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के। डोर्सिफ्लेक्शन में आपकी नर्व कौन सी होती है, ये तो मसल पूछा हुआ है ना उन्होंने, नर्व कौन सी होती है। यस, आंसर नहीं दे रहे बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन 17 है, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद नॉट एबल टू एबडक्ट एंड एक्सटेंड हिज थंब एंड अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट बट इंटैक्ट सेंसेशन, नर्व डैमेजेस पोस्टीरियर इंटरोशियर नर्व। ठीक है, एक तो उसकी एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा है मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स पे, दूसरा उसके जो एक्सटेंड हिज थंब, तो ये आपकी होती है पोस्टीरियर इंटरोशियर नर्व। ठीक है, ये आपके जो एक्सटेंसर डिजिटोरम, कार्पा एल्नारिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ब्रेविस और पॉलिसीज लॉन्गस, इन सबको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, लेकिन ये इसकी सेंसरी सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से जो है मोटर लॉस होता है, ये वाली जो मूवमेंट्स लॉस हैं और सेंसरी इंटैक्ट रहती है। हाँ, ये आपके रेडियल की ब्रांच है। ठीक है, 33 years young gentleman presented in orthopedic OPD with injury to shoulder region in a fall for 4 feet height. On X-ray, the joint is perfectly fine, but on examination, the patient cannot abduct his arm initially with till 30 degrees, and after 30 degrees passive movement by the surgeon, the patient is able to move his arm above head. The likely muscle damage is supraspinatus. ठीक है, फर्स्ट 3 डिग्रीज तक आपका सुप्रास्पाइनेटस करता है, उसके बाद जो है डेल्टोइड 90 तक, देन ओवरहेड आपका जो है ट्रपीजियस करता है ना, तो 30 तक जो है फिजिशियन हेल्प कर रहा है, उसके बाद वो अपनी खुद मूवमेंट कर पा रहा है, तो इसका मतलब जो 30 डिग्रीज तक है वो आपका सुप्रास्पाइनेटस डैमेज है। आफ्टर mastectomy for breast cancer, female develop winging of scapula which is due to damage to long thoracic nerve। ठीक है, इसको कहते हैं SALT, SALT। तो आपका जो है सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व, SA सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक,
यस नेक उसमें वो होती है, लेकिन आपने फिर ये देखना है कि मूवमेंट्स कौन सी दी हुई हैं, ठीक है। वैसे कॉमनली यही एसोसिएटेड होती हैं अगर सर्जरीज के नेक सर्जरी दी हो, पर मूवमेंट भी उन्होंने चेंज की होती हैं। जैसे इधर तो ट्रेपीजियस उन्होंने सेरेटस इंटीरियर दिया हुआ, लेकिन कल जैसे मस्टेक्टमी के बाद उन्होंने लेटिसमस डोर्साई की मूवमेंट्स लॉस दी हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। तो ये सॉल्ट है इसका, हाँ। विच वन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो LDLC, ठीक है। आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ रिलेटेड होता है, LDLC। रेनल कैप्सूल सप्लाइड बाय इंटरलोब्यूलर आर्टरी। आप देख रहे हो हर पेपर में जो है कभी आर्कुएट का पूछ लेते हैं, वो होगा कभी इंटरलोबार का और कभी इंटरलोब्यूलर का, ठीक है। ये आपको आने चाहिए। 62 years old patient of congestive heart failure presented with dyspnea and orthopnea. The mechanism of pulmonary edema in case of CHF is which of the following to increase hydrostatic pressure। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हार्ट की उन्होंने दी हो हिस्ट्री या कंडीशन और फिर एडिमा का पूछा उन्होंने, तो आपने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाना है, ठीक है। बाकी में हाइपोप्रोटेनीमिया या फिर आप जो है डिक्रीज कोलोइड ऑनकोटिक प्रेशर या कोलोइड प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर वो पूछा होता है तो आपने वो चूज़ करना है। लेकिन इधर जो है ना इन्होंने हार्ट का पूछा हुआ तो आपने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चूज़ करना है। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक प्रॉपर्टीज़, तो ये आपका एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन आपका जो है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे इकट्ठा होता है, ठीक है। अब उनकी लोकेशन जो है वो आप देख लेना, अल्फा 1 बीटा 1 ये सारी कहाँ पे होती हैं। तो आपका एपिनेफ्रिन होता है जो अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक दोनों होता है। हार्मोन विच प्रोड्यूसेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म, तो ये आपका कॉर्टिसोल होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हिपैटिक जो है कैटाबॉलिज्म करता है, इंट्रा हिपैटिक जो है एनाबॉलिज्म करता है, तो आपका कॉर्टिसोल है। प्रोटीन गिव हाउ मच परसेंटेज कैलोरीज, तो आपका 15 to 20% है। कार्ब जो है 50 to 60, फैट 25 to 35, प्रोटीन 10 to 20। अ यंग बॉय हैज़ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अल्टरनेटिव फॉर हिम, तो ये आपका क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 होता है, और अगर वो कहे ना फैक्टर 9 तो फिर आप FFP और विटामिन K चूज़ करते हो, FFP चूज़ करते हो, FFPS 9 के लिए और क्रायोप्रेसिपिटेट 8 के लिए। विच वन इज़ रिच इन क्रायोप्रेसिपिटेट, तो फैक्टर 8 जो भी होता है मैंने आपको। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस होती है, ठीक है। तो ये फिर कौन सा रिएक्शन होगा इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हिमोलिसिस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन विल बी डिफेक्टिव इन अ केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, तो आपकी HbA2 होती है, इसका जो है वो इंक्रीज लेवल होता है, ठीक है। HbA2 डिफेक्टिव होती है। अ पेशेंट हैज़ टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड रेज्ड MCV, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल पैथोलॉजी, तो आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक का बताया हुआ उन्होंने। और दूसरा जो है ना टिंगलिंग सेंसेशन मतलब DCML इन्वॉल्व है, तो CNS इन्वॉल्वमेंट होती है, तो विटामिन B12। UV रेडिएशन पोजेस, हाँ न्यूरो है, पोजेस टू रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था एक्टिनिक केराटोसिस में के स्किन कैंसर होता है और UV रेज के थ्रू होता है, ठीक है। और वो बाद में आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन जाता है, तो ये आपने स्किन कैंसर चूज करना है। अ पर्सन हैज़ मैस ऑन फोरहेड रिवीलिंग मैच्योर एडिपोसाइट्स ऑन हिस्टोलॉजी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज लाइपोमा, ठीक है। लाइपोमा आपका मोस्ट कॉमनली यूजली प्रेजेंट होता है, तो उसके एडिपोसाइट्स हैं हिस्टोलॉजी पे, तो ये आपका लाइपोमा है। टेस्टोस्टेरोन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स फंक्शन, तो ये आपका LH होता है, ठीक है। जो आपका होता है ना FSH और LH दोनों होता है इस पूरे पाथवे में, लेकिन जो FSH है ना वो FSH ऑल्सो रिलीज बाय द पिट्यूटरी हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन बट इनडायरेक्टली सपोर्ट्स टेस्टोस्टेरोन रोल, लेकिन जो आपका LH है वो डायरेक्टली जो है रोल करता है। LH बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन लेडिक सेल स्टिमुलेट देम टू प्रोड्यूस एंड सक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दिस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक लूप वेयर हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट फर्दर सिक्रीशन ऑफ GnRH एंड LH, तो इसमें आपने जो है ना LH को चूज करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 है टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन इनसाइड न्यूक्लियस। ये जो आपका एंडो का टेबल मैंने भेजा ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये जो इनके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था जो हम स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो जीन्स के थ्रू या मैसेंजर RNA के थ्रू, और ये जो आपका मैकेनिज्म होता है वो रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये जो टायरोसिन काइनेज के होते हैं रिसेप्टर्स ये इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है।
एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन मसल बाय कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कपलिंग। ठीक है, अच्छा कल जो कन्फ्यूजन हो रही थी ना वो मैं आपको बताती हूँ कि जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, डिपोलाइजेशन होती है, तो कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स, मतलब जो ट्रोपोमायोसिन ने कवर की होती है ना एक्टिव साइट, वो एक्सपोज हो जाती है और वो एक्टिन जो है फिर मायोसिन से क्रॉस ब्रिज बनाती है। ठीक है, एक्टिन और जो है आपका ट्रोपोनिन होता है और उसको कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम उसके साथ बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, वो आपकी एक्सपोज हो जाती है एक्टिव साइट और वो फिर क्रॉस ब्रिज बना रही होती है मायोसिन के साथ। ये ना मैं आपको कल भी पिक्चर भेजी थी, उसमें देख लो। ठीक है, तो आपके एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कपलिंग होती है। A patient has hyperphagia and obesity due to lesion of which part of hypothalamus, तो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, थैलमस के न्यूक्लियस और आपके हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस आपको जो है ना बड़े अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ हाइपरफेजिया है एंड ओबेसिटी है, मतलब उसका स्टाइटी सेंटर जो है वो डैमेज है, तो इसलिए वो ज़्यादा खा रहा है, उसको वो जो है वो भूख लगी जा रही है, तो आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है। लेटरल न्यूक्लियस इज फीडिंग सेंटर, इट इज़ डैमेज रिजल्ट इन स्टॉप फीडिंग, और मीडियल न्यूक्लियस इज योर स्टाइटी सेंटर, इट्स डैमेज ओवर ईटिंग। मीडियल मेक्स यू मैसिव, लेटरल मेक्स यू लीन। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ऑन विच फाइबर्स, तो आपके सी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये डबल ए में वैसे गलत दिया हुआ है, ये वाली एक्सप्लेनेशन शायद अब चेंज कर दी हो, लेकिन ये आपकी रफ़ी में ठीक दी हुई है। अगर आपका वो पूछे ना प्रेशर का, तो आपने ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, उन पर इतना प्रेशर है कि उन्होंने अपनी सीक्वेंस ही नहीं चेंज किया। हाइपोक्सिया जो है वो बैक हो जाता है बी ए सी, और ये एनेस्थीसिया में सी बी ए, तो इस एनेस्थीसिया में जो है सी होता है। आप वैसे पूछते यही हमेशा एनेस्थीसिया का, तो आपने सी फाइबर्स चूज़ करने हैं। 20 years young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status with hallucination. Which among following is brain eating? ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा का ही पूछा हुआ है। वही मैं आपको कल बता रही थी, उन्होंने मेनिंजाइटिस वगैरह का दिया होता है और साथ जो है उन्होंने हेलुसिनेशन का भी दी होती हैं, या स्विमिंग की हिस्ट्री साथ दी होती है, तो आपने नाइग्लेरिया फॉलोरी चूज़ करना, और ये बहुत कॉमनली पूछते हैं। पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन थिक येलो स्पूटम प्रेजेंट ड्यू टू स्टेफ ओरियस। ठीक है, एक तो पोस्ट इन्फ्लुएंजा और दूसरा जो है थिक येलो स्पूटम, तो आपका स्टेफ ओरियस में होता है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन जो है आपका स्टेप नमोनिया होता है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा अगर वो ब्राउन रस्टी स्पूटम कहते तो आप स्टेप नमोनिया चूज़ करते, और उन्होंने येलो कहा है तो ये आपका स्टेफ ओरियस है, और करंट जेली कहेंगे तो आपने क्लेब्सिला चूज़ करना है। ठीक है, 38 का ये है कि यंग बॉय प्रेजेंटेड विद फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, इज हैविंग नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस विद हेलुसिनेशन, विच अमंग फॉलोइंग इज ब्रेन ईटिंग। तो ये पूरी ब्रेन ईटिंग अमीबा नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो सारी सिम्टम्स होती है ना, और मेनिंजाइटिस वाली, नेक स्टिफनेस, हेडेक, वोमिटिंग, फीवर साथ हेलुसिनेशंस, तो ये आपका अमीबा जो है नाइग्लेरिया फॉलोरी करवा रहा होता है। ठीक है, और साथ सिम्टम्स के साथ उन्होंने स्टार्ट में दिया होता है आफ्टर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए वो गया है, और फिर उसको जो है हेडेक, फीवर और नेक स्टिफनेस या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, हेलुसिनेशंस। ठीक है, लेकिन वो यूजुअली मेंशन लाजमी कर देते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। क्वेश्चन 40 है पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग कॉजेज एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, इसको आप इस तरह याद रखो कि जीआईटी के लिए आप एंटेरिक आप अपने जीआईटी को ही कहते हो ना, अगर उन्होंने साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना दिया सिर्फ एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, तो आप एंटेरोटॉक्सिन चूज़ करो। बाकी ये जो माइक्रो का ये टेबल है ना, आपको लाजमी ये भी आना चाहिए। टेबल्स तो सारी रफ़ी के वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अच्छा लिखा हुआ है, ये भी आपने लाजमी याद करना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ उन्होंने ये दो जीआईटी के सिम्टम्स दिए हो तो आप एंटेरोटॉक्सिन चूज़ करो। पेशेंट हैज़ टिनाइटस, फेशियल मसल पैरालिसिस एंड हियरिंग लॉस, वेयर इज़ द लीजन, तो आपका सेरिब्रोपोंटाइन एंगल होता है। ठीक है, उस दिन भी हमने पढ़ा था सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो है ना आपको इधर 8 होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर, तो उन्होंने हियरिंग का दिया हुआ है। फेशियल होती है, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस दी हुई है, 7 दी हुई है, तो ये आपकी हाँ, तो आपकी ये 5, 7, 8 नर्व्स की वो दी होती है, आपका सेरिब्रोपोंटाइन एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। 42 a patient has damage, yes, a patient has damage to a nerve coming out from dorsal surface of लेफ्ट आर्म ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। एक तो आपने ये चीज़ रखनी है डोर्सल सरफेस, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही नर्व आती है। कौन सी नर्व आती है डोर्सम ऑफ ब्रेन स्टेम से? डोर्सल सरफेस ऑफ लेफ्ट, नो, यस, 6 नहीं आती, 4 आती है।
ठीक है। व्हाट विल बी द डिफेक्ट इन दिस पेशेंट, तो लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटोर्शन, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना ट्रोक्लिया होती है, ट्रोक्लिया की वजह से आपका होता है ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल लॉस्ट होता है, और आपकी जो है ना इंटोर्शन होती है, क्योंकि जो आपका लॉस ऑफ इंटोर्शन होती है, जो आपका सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटोर्शन के लिए, डिप्रेशन के लिए और एबडक्शन ऑफ द आई के लिए, ठीक है। और आपने एबडक्शन जो एबड्यूसेंट वाली है वो डिफरेंट होती है, और जो ट्रोक्लिया की है वो डिफरेंट होती है। वो सिर्फ आई थिंक प्यूपिल को करती है और ये पूरे आई बॉल को कर रही होती है। खैर, तो ये सारे काम होते हैं सुपीरियर ऑब्लिक के, ठीक है। अब वो लॉस होगा तो आपका लेफ्ट साइडेड लॉस ऑफ इंटोर्शन हो जाएगी। इसमें डिप्लोपिया कौन से वाला होता है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? 4 में सेरेब्रोपोंटाइल पे होती है 5, 7, 8, वर्टिकल होता है इस पे। इसको मैं पता है किस तरह से लिखती हूँ, अब मैं आपको किस तरह से बताऊँ। 4 लिखोगे ना आप 4, तो उसका वो जो नीचे आता है ना उसको लंबा कर दो तो वो वर्टिकल हो गया। और 6 जो है उसको, जो आप 6 बनाने के लिए उसको लंबा हॉरिजॉन्टली कर दो, 6 हो जाता है। मैं आपको हाउ डू आई डू दैट, कैमरा ऑन करूँ? आपको दिख रहा है, ये मैं बताती। 4 आप लिखो ना तो इसको नीचे की तरफ कर लो तो ये वर्टिकल हो गया, और 6 लिखो तो इसको इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अच्छी ट्रिक है, मुझे तो नहीं भूलता ये, ठीक है। तो 4 से वर्टिकल होता है और इस तरह 6 से जो है हॉरिजॉन्टल होता है। 43 a patient presents sore throat and membrane covering the throat. Upon removal of membrane, it bleeds. It is most likely due to diphtheria. ठीक है, वाइट कवरिंग को रिमूव करे ब्लीड करे तो डिप्थेरिया होता है, अदरवाइज आप फिर कैंडिडियासिस भी सोच सकते हैं। A person went to Thailand and presented with diarrhea which is watery and large in amount in stool sample. Donut shaped cysts were found, causes cryptosporidosis, ठीक है। एक तो थाईलैंड से गया है, वो इसमें आपको HIV कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरा उसमें लार्ज इन अमाउंट है, वाटरी स्टूल है, और डोनट शेप भी आपके क्रिप्टोस्पोरिडोसिस में होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। शिगेला कॉजेज डायरिया ड्यू टू विच टॉक्सिन, तो आपका एंटेरोटॉक्सिन होता है। ओके, अच्छा इनका, अच्छा शिगेला, अच्छा नेक्स्ट आता है ना इरिथ्रोजेनिक वाला, तो मैं फिर आपको बताती हूँ। वैसे स्टेफ फूड पॉइजनिंग, एंटेरोटॉक्सिन होता है। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक में जो है आपका पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन होता है। स्कारलेट फीवर हो तो फिर आपका रेट्रोजेनिक टॉक्सिन होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और विद हाइपोटेंशन अगर वो मेंशन कर दें या सूडोमोनास तो फिर आपने एंडोटॉक्सिन चूज़ करना है। खैर, वो हम लोग जो है अभी, एक तो आपको टेबल अच्छे से याद कर लेना, और भी MCQs में आएंगे तो हम करते जाएंगे। शिगेला का जो होता है एंटेरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। डायरिया GI, ठीक है ना, तो वो डायरिया कॉज करता है थ्रू एंटेरोटॉक्सिन। A person loses 2 liters of sweat while working and drinks 2 liters pure water. What will change? ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, हम करेंगे अभी, रिपीट करती हूँ मैं आपको, फिर आपको समझ आएगी जब नेक्स्ट MCQ आएगा। अच्छा, 2 लीटर वाटर बट चेंज विल अकर, ये वही आ गया कि उसने जो है 2 लीटर पानी पिया। इसका वो जो है सीक्वेंस, पहले ICF में चेंजेस होंगे फिर ECF में होंगे। ICF का पहले वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। फिर ECF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर ECF की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इधर हमारे पास इन्होंने इंक्रीज ICF वॉल्यूम दिया हुआ है, हम उसको चूज़ कर लेंगे। पेशेंट पासिंग डाइल्यूट यूरिन, देयर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, व्हाट अदर फैक्टर्स यू विल सी इन दिस कंडीशन, लो यूरिन सोडियम, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डाइल्यूटेड है तो उसका सोडियम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। या वो एक्सपेंशन वाली होती है, डाइल्यूटेड में जो है आपके वो सोल्यूट्स कम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसमें आपका लो यूरिनरी सोडियम होता है डाइल्यूटेड यूरिन में। बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड हीट, वाई, लो वाटर कॉन्टेंट एंड डिपिकोलिनिक एसिड। नीचे अपनी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन इसका यही है कि उसमें लो वाटर होता है और डिपिकोलिनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट होते हैं। ऐसे नोड act as pacemaker of heart because the fact that is generate impulses at a faster rate, ठीक है। ऐसे नोड generate impulses at faster rate, every node generate impulses spontaneously, तो ये at a faster rate करता है। A lady brought her 6-year-old child with complaints of sore throat, malaise, joint pain, painful nodule on extensor surface. वो टेस्ट
यू विल डू टू कंफर्म डायग्नोसिस, तो आप थ्रोट कल्चर करवाते हो, ठीक है। ये कौन सी डिजीज़ है वैसे? ये कौन सी डिजीज़ है बच्चों? रोमैटिक फीवर नहीं है ये? आपका रोमैटिक फीवर है ना? यस, ये आपको रोमैटिक फीवर है। अगर वो इनिशियल पूछे तो आप एसओ टाइटर करवाते हो, उसके बाद अगर वो कंफर्म करने के लिए पूछें तो आप थ्रोट कल्चर कराते हो। यस, मेन आर्टेरियल सप्लाई टू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो आपकी लाडा होती है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, ठीक है। आपको पता है वो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके ऊपर लाडा होती है, और जो उसके स्टार्ट में जो है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पोस्टीरियर की तरफ चली जाती है। यस, टू थर्ड लॉ। ईडीवी डिपेंड्स ऑन विच, तो ये वेनस रिटर्न पे ईडीवी डिपेंड करती है, और प्री लोड जो है आपका ईडीवी पे करता है, और ईडीवी आगे वेनस रिटर्न पे करती है। आफ्टर लोड आपका मेन आर्टेरियल प्रेशर पे करता है, टीपीआर जो वो डायस्टोलिक बीपी पे डिटरमिन होता है। एओटिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेज ऑफ कार्डिक साइकिल, तो आपका स्लो इजेक्शन फेज होता है, और अगर स्लो इजेक्शन फेज उन्होंने यूजली नहीं दिया होता तो फिर आप रैपिड वाला चूज़ करेंगे। A young man had injury to the neck with some sharp object 3 years ago. He notices a bulging swelling above the clavicle. On sneezing and coughing, this swelling is most probably due to damage to suprapleural membrane. ठीक है, suprapleural membrane actually act as a barrier between neck and thoracic cavity, ठीक है। तो ये आपके जो है स्टेबलाइज करती है और प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, जैसे ब्रीदिंग में, कफिंग और स्नीजिंग में। तो अगर इसका डैमेज हो जाएगा तो आपके जो है वो बल्जिंग वो आपको सुप्रा क्लेविकुलर दिखेगी, अबव क्लेविकुलर दिखेगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन टेल ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। टेल ऑफ पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। विच स्पेस इज असेस्ड आफ्टर पियर्सिंग द इंटरलेमिनर लिगामेंट ड्यूरिंग एलपी, या आपका कौन सा लिगामेंट होता है इंटरलेमिनर? यस, लिगामेंटम फ्लेवम होता है ना, क्योंकि वो दो लेमिनास को ज्वाइन करता है तो इसलिए उसको इंटरलेमिनर कहते हैं। एडजेसेंट लेमिनास को ज्वाइन करता है, तो उसके बाद आपका जो मैंने पिक्चर भेजी है उसको देखना, तो उसके बाद आपकी एपिड्यूरल स्पेस आती है, ठीक है, तो आप उसको एक्सेस करते हो। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंसिशनल हर्निया विच लेट कम्स आउट फर्स्ट आफ्टर स्किन एंड सबकट फैट, तो आपकी ट्रांसवर्सालिस फेशियो होती है, ये मैं आपको पिक्चर भेजी है। खैर, जो आपकी ट्रांसवर्सालिस फेशियो होती है ना, वो आपकी डीपेस्ट लेयर होती है, क्योंकि डीपेस्ट फेशियल लेयर होती है और यह कवर करी होती है आपकी सारी पेरिटोनियम को। खैर, इंसिशन हर्निया के बाद जो फर्स्ट लेयर आपके बाहर आती है वो ट्रांसवर्सालिस फेशियो होता है। ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी देयर इज आर्टरी डैमेज विच इज़ इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अब आपके जो ब्लैडर के अप्रॉक्सीमेटी में ना आपकी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी होती है, और या एक तो अगर ब्लैडर में वो प्रेशर इंक्रीज कर दे, या उसको क्या कहते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं ना एक्सेसिवली, या उसको डिस्टेंड करते हुए, तो आपके जो प्रॉक्सिमिटी में स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। ट्रोमा इंस्ट्रूमेंट जो आप इंसर्ट करते हो उसकी वजह से भी आपकी जो है ट्रोमा हो सकती है आपकी ये प्रॉक्सिमिटी वाले ऑर्गन स्ट्रक्चर्स में, जिसमें आपकी ब्लड वेजल्स आती हैं, और ये आपकी गैस्ट्रिक वेन है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन है, ठीक है। एक तो जो आपका प्रेशर बढ़ रहा है उसमें ब्लैडर का, और दूसरा जो है उसको मैनिपुलेट करते वक्त आप डैमेज कर सकते हो, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट से ही आप डैमेज कर सकते हो, सिस्टोस्कोप जो डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके ब्लैडर के प्रॉक्सिमिटी में पड़ी होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और एक और भी क्वेश्चन आता है, अगर आप सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हो तो किसका डैमेज के चांसेस होते हैं? तो भी आपके इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर क्या बच्चों? क्वेश्चन 59 है, अ पेशेंट develops a swollen and tender lymph node in his popliteal fossa, an infected skin lesion in which of the following site would most likely induce lymphadenopathy in this region, तो lateral side of dorsum of foot, ठीक है। अब बहुत पहले क्वेश्चन में आता था कि आपकी लेटरल साइड ऑफ फुट की कहाँ पे जाती है लिम्फ ड्रेनेज ना, कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो उसमें आता था पोप्लिटियल फोसा, ठीक है। उसके ड्रेनेज होती है पोप्लिटियल फोसा में। तो जो आपका बिग टो है उसकी सप्लाई का उसके लिए
उसके लिम्फ ड्रेनेज कहाँ जाती है, किस लिम्फ नोड में जाती है? लेटरल की तो आपकी पोप्लीटियल फोसा में जाती है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल, लेकिन वर्टिकल, मीडियल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, यस। लेग की और आपकी जो है ना बिग टो की वर्टिकल सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाती है। 68 ट्रैक्ट एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है, ठीक है। जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पेन और टेम्परेचर को करता है, और आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्लेक्सर विड्रॉल होता है, मतलब तो आपका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है। तो ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं फंक्शनली एंड एक्टिवली एंड फंक्शनली। 61 है ब्लो टू टेम्पोरल रीजन कॉज्ड एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच आर्टरी, तो आपकी MM में मिडल मेनिंजियल आर्टरी है एक्स्ट्रा ड्यूरल में। A patient known case of hypertension and he has stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving actively. He had complaint of left homonymous hemoptysia with left hemispatial neglect. Which part of brain is affected? कल ही ये मैंने आपको बताया कि जो स्पेशल अवेयरनेस होती है ना वो फंक्शन ही आपके पैरेटल कॉर्टेक्स का होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि लेफ्ट साइड की गई है तो आपका राइट पैरेटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा। विच लिगामेंट सपोर्ट्स ऑडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑन एटलस, तो ये आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट है, जो मैं पिक्चर भेजूँ उसमें आप लोग देखना, ठीक है। तो आपका ऑडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑन एटलस, तो आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट, तो अच्छा पैरासिम्पैथेटिक है तो आपका इंक्रीज PR इंटरवल होता है, ठीक है। सिम्पैथेटिक में डिक्रीज कर जाता है और पैरासिम्पैथेटिक में जो है इंक्रीज PR इंटरवल हो जाता है, ठीक है। जो ब्रेडी की ECG आप देखोगे तो इतनी देर बाद जो है वो आती है कॉन्ट्रैक्शन, और टेकी के देखते हो तो वो जल्दी जल्दी आ रही होती है, क्योंकि इंटरवल डिक्रीज कर जाता है, हार्ट जो है जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो सिम्पैथेटिक में PR डिक्रीज करता है इंटरवल, और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज करता है। क्या डॉक्टर जुनैद? हाँ आई नो, मुझे सिम्पैथेटिक लगा हुआ, मुझे सिम्पैथेटिक भी आएगा मेरे ख्याल है। अच्छा 65 है स्लाइवरी सिक्रेशन इज़ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका फेशियल नर्व से होती है। ये ना मैंने पिक्चर आपको भेजी है उसकी नसीम शेरजाद की, ठीक है। मैंने तो उधर से गैंग्लियन किए थे, तो आप जो ना ये सारे गैंग्लियन उधर से करना, स्लाइवरी ग्लैंड की, लैक्रिमल की, ठीक है। तो स्लाइवरी सिक्रेशन आपकी होती है फेशियल नर्व से। मिडल वैल्यू इन सीक्वेंस, तो ये आपका मीडियन होता है। मीन आपको पता है टोटल को नंबर ऑफ टोटल जो आपकी वैल्यूज़ होती है उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। मीडियन आपकी यही होती है, मिडल वैल्यू, और एवरेज भी सेम होते हैं, और जो मोड होता है वो होता है मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। तो इसमें आप मीडियन चूज़ करोगे। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेट करती है एंटीथ्रोम्बिन 3 को, और इनहिबिट कर रही होती है फैक्टर X को, जो आपका फैक्टर 10 होता है, ठीक है। क्लोटिंग कास्केट को वो जो कि कॉमन है आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। द इंडिविजुअल्स विद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हु डोंट एक्सप्रेस इट फिनोटिपिकली, तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। आपको पता है डोमिनेंट जो होती है ट्रेट वो एक्सप्रेस हो जाती है, लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं हो रही इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। ये भी नसीम शेरजाद में ना दी हुई है, कोडोमिनेंस दी हुई है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस दी हुई है, और इस तरह की सारी की वैसे चैप्टर बड़ा मुश्किल लिखा हुआ नसीम में। हाँ AA में भी है, हर जगह है, लेकिन नसीम में ना डिटेल में बाकी भी लिखी हुई हैं चीज़ें। अ पेशेंट विद HIV द कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। अगर इधर चाइल्ड दिया होता तो फिर आपने कौन सा चूज़ करना था? यस बिल्कुल। अ होमोसेक्सुअल पर्सन हैविंग फाउल स्मेलिंग डायरिया फ्लोचुलेंस ऑन एग्जामिनेशन बाउल साउंड एक्सेस्ट्रेटेड विद नो फाइंडिंग ऑफ एनी मैस विच ड्रग शुड वी स्टार्ट, तो मेट्रोनिडाजोल। ये आपका जो है ना शिगेलोसिस और गियार्डियासिस दोनों का रूट होता है, ओरल और एनल। तो जो होता है ना आपका गियार्डियासिस, उसके सिम्टम्स दिए और उसका मेट्रोनिडाजोल देते हो 5 to 7 days। एंटी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है। कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट जो लैम्बर्ट-ईटन में होती हैं, और माइसिन का आपको पता है एसिटाइलकोलिन अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं पोस्ट सिनेप्टिक। एरिथ्रोपोइटिन इज क्रिएटेड एरिथ्रोपोइटिन इज क्रिएटेड फ्रॉम विच सेल, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स होता है, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स क्रिएट्स एरिथ्रोपोइटिन, और जेजी सेल्स जो होते हैं वो रेनिन क्रिएट कर रहे होते हैं। और जो आपका अगर उन्होंने ESRD या CKD दिया हो ना, तो उसमें पूछा हो कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो आपने अनीमिया चूज़ करना है,
ठीक है, ये भी आपका MCQ है, क्योंकि उसमें आपका पेरिटोबुलर कैपिलरीज जो है वो अफेक्टेड होती हैं, जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती हैं। तो आपका ये SARD या CKD के पेशेंट्स में जो है अनीमिया होता है, आपने वो चूज़ करना है। एथलीट्स हार्ट रेट इज़ परमानेंटली 50 ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये मैं आपको हमेशा जो बताती हूँ कि अल्फ़ा बीटा दोनों ठीक हैं, पर आपने जो स्ट्रोक वॉल्यूम को चूज़ करना है। HCO3 इज़ अब्जॉर्ब्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो ये PCT और CTP होता है। ये ना अपने फ़ोन के हर पार्ट की पिक्चर निंजा वीडियो जो है वो निंजा नट वाली वैसे देखो अगर आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन जो आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला रिएक्शन हो रहा होता है ना, वो आपका PCT और CTP ही होता है। तो आपकी बाइकार्ब जो अब्जॉर्ब हो रही होती है वो आप उस पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये आप जो है वो ये इसका वैसे मैंने आपको शायद पिक्चर भी भेजी हो, पर ये आप जो है ना उसमें देखना या फिर पढ़ लेना हर पार्ट के अलग से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। PCT के ज़्यादा आते हैं पर बाकी भी आते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इज़ नॉट ऑफ थेराप्यूटिक वैल्यू इन विच कंडीशन, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, उसमें यही इसकी होता है कि वो सेटल नहीं हो रहा होता, आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे रहे होते हो, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। फ्लूइड नॉट आइसोटोनिक विद प्लाज्मा, तो ये आपका 5% डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। ये मैं देख रही थी जो आपको होता है ना 5% डेक्सट्रोज और 1.2% सोडियम बाइकार्ब दोनों हाइपोटोनिक होते हैं, तो ये पास पेपर्स में भी आया हुआ है 2020-2019, तो यही सेम ही कुछ जो है 5% डेक्सट्रोज और कुछ 1.2% सोडियम बाइकार्ब के साथ है। खैर मुझे इसका कंफर्म आंसर नहीं मिला, तो हम की को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसको करेक्ट किया भी नहीं अगर बीटा होता, लेकिन क्योंकि आपका 1.2% जो है ना वो ज़्यादा हाइपोटोनिक होता है, उसकी यूजली होती है 168 कुछ ऑस्मोलैरिटी, और 5% डेक्सट्रोज की होती है 298 या 208 कुछ तो है, 285 या 298 इस तरह से होती है, ठीक है। तो दोनों हाइपोटोनिक हैं और 1.2% जो है वो आपका ज़्यादा हाइपोटोनिक होता है। खैर इधर आपने डेक्सट्रोज ही चूज़ करना है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है आपकी P53 है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी स्टिमुलेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन वुड बी आर्टिफिशियल एक्टिव, इसको आप बीटा कर लो। जो आपकी वैक्सीन से होती है ना इम्यूनिटी, वो आपकी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। आप वैक्सीन देते हो, आप स्टिमुलेट कर रहे होते हो आपकी बॉडी को कि एंटीबॉडीज़ बनाओ, तो वो होगी आर्टिफिशियल एक्टिव। ये जो पैसिव होती है इसका मतलब होता है कि आप बाहर से एंटीबॉडीज़ दे रहे हो, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे होते हो, या जैसे टेटनस टॉक्सोइड दे रहे होते हैं, ठीक है, कि बॉडी के पास टाइम नहीं है, उसको जो है वो डिजीज़ जो टेटनी हो जाएगी, वो सारा कुछ डिजीज़ उसके अंदर आ जाएगी, तब तक के बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाए, तो इसलिए हम जो है ना उसको बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। और जो हम वैक्सीन देते हैं उसमें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं कि बॉडी खुद बनाए अपनी एंटीबॉडीज़, तो इसमें आपने चूज़ करना है बीटा, कि करेक्ट कर लें। और पॉजिटिव वॉज ट्रांसफ्यूज टू ओ नेगेटिव, एंटीबॉडीज़ रेस्ड प्राइमरली आर, तो IgM, ठीक है। जो आपका इमीडिएट होता है ना, एक तो इन्होंने प्राइमरली इधर लिखा भी हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट होता है ना वो आपकी IgM ही होती है रेज्ड हेमोलिटिक रिएक्शंस में, लेकिन बाद में जो है ना लेटर ऑन आपकी IgG भी प्रोड्यूस हो जाती है, और IgG आपको पता है प्लेसेंटा भी क्रॉस कर लेती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने प्राइमरली पूछा हो या इनिशियली या फर्स्ट, तो आपने IgM चूज़ करना है, अक्यूट में IgM ही होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद प्रोक्सिमल फीवर, चिल्स, टाइम ड्यूरेशन फॉर सिम्टम अपीयरिंग वाज 36 to 48 आवर्स, रिंग एंड क्रिसेंट शेप ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व लाइकलिस P falciparum, ठीक है। एक तो इसको ये आपका टर्शियन है ना, बिनाइन टर्शियन, ठीक है, और दूसरा ये आपका है क्रिसेंट शेप, तो आपका फाल्सीपेरम है। हॉजकिन लिम्फोमा मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद EBV, तो आपका नोडुलर सिक्लोरोजिंग है। ये जो आपका होता है ना नोडुलर सिक्लोरोजिंग, ये आपका 60 to 80% होता है, और ये आपका मोस्ट कॉमन होता है हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है, 60 to 80% होता है, क्योंकि नोडुलर पैटर्न होता है, लोब्यूलेटेड पैटर्न, और उसके अंदर स्क्लेरोसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है, और इसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट कॉमन होता है। नाइसिन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपकी सीनस डिफेक्ट्स होते हैं। प्लेगरा जो होता है क्योंकि उसमें डिमेंशिया आता है, तो आपकी सीनस डिफेक्ट करता है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ, ठीक है। 83 है हिस्टोलॉजी स्लाइड शोज ड्रॉप शेप्ड रेटेड एजेस, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड एरियाज ऑफ इन्वेजन बाय द मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये आपका विरोशियस सेल CA है,
ठीक है। ये इसको बहुत ही सालों की फ़ाइट थी कि ये स्क्वेमस है या विरोशियस है, तो आपने अल्फ़ा ही चूज़ करना है लेटर एजेस में, ठीक है। अब इसका भी यही सीक्वेंस चल रहा है आजकल, तो आपने अल्फ़ा ओवर बीटा चूज़ करना है। क्वेश्चन 84 है एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तो लेसर सैक, इसका निमोनिक है PSL, ठीक है। लेफ्ट सुप्रारीनल का निमोनिक है PSL। पेनक्रियाज, लेसर सैक और स्टमक, और पोस्टीरियर उसके डायफ्राम होता है, और राइट सुप्रा में जो है लीवर और IVC। यस, पेनक्रियाज, लेसर सैक एंड स्टमक, PSL, तो आपका लेफ्ट सुप्रारीनल होता है। 85 है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड बाय बीटा HCG, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या कहते हैं मेंटेन, बीटा HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की डिजनरेशन को जो है प्रिवेंट कर रहा होता है, और बीटा HCG प्रेगनेंसी को ना जेस्टेशन को 10 वीक्स तक जो है मेंटेन करता है, हार्मोन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इज प्रिकर्सर ऑफ एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन। ये मैंने आपको ना वो बातें भेजा है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि उससे बनते हैं एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन। 87 है स्मोकिंग अफेक्ट्स ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ जेस्टेशन, तो 3 to 8 वीक्स। तो जो आपके ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है ना वो होती ही 3 to 8 वीक्स में है, तो तभी स्मोकिंग अफेक्ट करेगी ना, ठीक है। तभी ये आ रही होती हैं ये अनोमलीज जो होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अच्छा खैर 8 वीक्स के बाद जो ना आप उसको फीटल लाइफ कहते हो, और 3 to 8 वीक्स में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन इन फीटल सर्कुलेशन इज सीन इन अम्बलाइकल वेन। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होती है पल्मोनरी कैपिलरीज में होती है। लो ऑक्सीजन जो है SVC इज ग्रेटर देन पल्मोनरी आर्टरी इज ग्रेटर देन अम्बलाइकल आर्टरी, ये आपके MCQs है। और हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी होती है अम्बलाइकल वेन में, ठीक है। अच्छा अम्बलाइकल वेन आपकी वैसे लिखा हुआ, चलो ऑक्सीजनेटेड हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन तो अम्बलाइकल वेन। कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड्स आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड्स आफ्टर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ग्रूव ऑन लेफ्ट लंग इज फॉर एसोफेगस, ठीक है। मैं आपको पिक्चर भेजी है लेफ्ट लंग के, हाइलम के, और उसके अंदर जो ग्रूव्स हैं। डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्ट्रियोस तो आपकी 0.03 mm होती है, ठीक है। ये आपके AA में दी हुई है सारी। डायमीटर ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्ट्रियोल जो आपकी 0.03 होती है, और जो आपकी होती है आर्ट्रियोल वॉल थिकनेस वो 20 माइक्रोमीटर या 0.02 mm होती है। पेशेंट एक्सपीरियंस स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, ठीक है। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज ड्यू टू फ्रेनिक नर्व, जो फ्रेनिक नर्व है वो आपकी सेंसरी सप्लाई देती है टू फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, तो वो आपकी जो है पेरिकार्डाइटिस का पेन लेके जाती है फ्रेनिक नर्व। स्फीनोइड बोन आर्टरी जो होती है, ये मैंने आपको पिक्चर भेजी है, तो उधर आपकी जो है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, और वो आगे जो अपनी सारी ब्रांचेस देती है, तो स्फीनोइड बोन आर्टरी जो है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। A 48-year-old male presented with complaint of severe headache, blurring of vision. Doctor performed the LP. He found that the CSF is blood stained. In treatment of SCH, which calcium channel blocker can be used, तो आपके निमोडापिन होती है, ठीक है। ये जो होते हैं ना जब आपकी होती है ना ब्लीड, ठीक है, जैसे ये SCH में होती है, तो वो आपकी वेजोस्पेज्म करवा देती है, जिसकी वजह से आपका सेरेब्रल इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आप जो है निमोडापिन देते हो, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये जो आपके स्पेज्म को रिलीव करती है, क्योंकि वो आपकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है और वेजो डायलेशन करती है, जिसकी वजह से आपकी सेरेब्रल परफ्यूजन बेहतर होती है, ठीक है। जो आपका ब्लड होता है ना वो इरिटेट करता है ब्लड वेजल्स को जो बाहर होता है, और वो उसमें वेजोस्पेज्म करवा देता है। फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, एक तो वो मसल्स को स्मूथ मसल्स को जो है रिलैक्स कर देते हैं, और दूसरा वेजो डायलेशन करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो जिससे जो है सेरेब्रल परफ्यूजन इम्प्रूव होती है। और इसमें भी हम जो है D देते हैं, निमोडापिन चूज़ करते हैं हमेशा। A 68-year man who is known case of liver cirrhosis has 12 ascites. What is the mechanism of development of ascites, ठीक है। तो ये आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन है, एडिमा लो एल्बुमिन, और ascites पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। एसाइटिस के लिए आपने पोर्टल हाइपरटेंशन को चूज़ करना है। इन CLD कॉज ऑफ हेमेटोमेसिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। CLD में जो है आपकी हेमेटोमेसिस होती है वो
लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन के उससे होती है, ठीक है, क्योंकि आपका पोर्टल प्रेशर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पोर्टल प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो उसके डायलिटेशन हो जाती है और वो एसोफेगस में रोड कर जाता है और फिर जो है वॉमिट हो रही होती है, ये हेमेटोमेसिस, जबकि लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन होती है। रेस्टिंग परसेंटेज ऑफ रेस्ट, नहीं पोर्टल वेन तो नहीं ना हेमेटोमेसिस करवाती, पोर्टल वेन कहाँ है और आप वॉमिट तक तो नहीं ना वो आ पाएगा। तो वो CLD में कॉज जो है वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ही है। इन्वॉल्वमेंट पूछा हुआ है इन्होंने, तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन की वजह से वॉमिट हो रही होती है, ठीक है। पीछे अगर पैथोलॉजी पूछते हैं तो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, लेकिन वॉमिट में जो आपकी लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन ही इन्वॉल्व होती है। अच्छा, जो आपकी एट रेस्ट पे होती है ना उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी 5%, ठीक है, रेस्टिंग परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी 5%। जो आपका रेस्टिंग में होता है ना बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। एट रेस्ट द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू मेंटेन बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो उसको कहते हैं BMR। On average, the energy expenditure for breathing at rest accounts for approximately 3 to 5% of total resting energy expenditure, ठीक है। वो जो आपका BMR है उसमें से जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना वो 3 to 5% होती है टोटल एनर्जी की। तो इसमें आपने 3 to 5 में से 5% दिया हुआ वो चूज़ करेंगे। अक्यूट इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस इज डायग्नोज बाय डिक्रीज हेप्टाग्लोबिन, ठीक है। जो आपकी हेप्टाग्लोबिन होती है वो आपके जो फ्री हीमोग्लोबिन होती है उसको उसके साथ बाइंड कर रही होती है ना, हेप्टाग्लोबिन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो जो है रिमूव होता है थ्रू सर्कुलेशन बाय मैक्रोफेजेस इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उसको इस तरह से रिमूव करते हैं हेप्टाग्लोबिन के साथ बाइंड करके। लेकिन जो हेमोलिसिस होती है तो बहुत ज़्यादा आपके पास फ्री हीमोग्लोबिन होगी तो वो सारी बाइंड कर जाएगी हेप्टाग्लोबिन के साथ, तो उसका लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा आपका फिर हेप्टाग्लोबिन का, ठीक है। वो सारी क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन के रिमूव हो जाएगी आपकी। अब वुमेन ऑफ 40 years of age presented with feeling of being lethargic and well for 3 months. She has history of weight loss, diarrhea as well. What investigation will you do? तो TSH और free T4, ठीक है। एक तो lethargic है, अनवेल है और दूसरा उसका वेट लॉस और डायरिया है, तो आप उसमें उसके थायराइड देखते उसको हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, तो TSH और फ्री T4 देखते हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चों। 100 MCQs हो गया, आप लोगों को समझ आया है। रेगुलर वाले ही बच्चे हैं, उसके अलावा जो है कम होते जा रहे हैं बच्चे। ये मैं ग्रुप में भी और मैं डॉक्टर हसीब से भी बात करती हूँ कि बच्चों से पूछे, अगर चेंज करना मेथड तो मैं चेंज कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, या कुछ भी जो भी समझ नहीं आ रहा। हाँ वो टाइमिंग इससे पहले तो आपकी क्लासेस ही इतनी सारी हो रही होती हैं, अभी तो आपकी जो है वो क्लास भी आनी है स्पेशलिटी की, ठीक है। अभी तो आपके स्पेशलिटी की भी क्लास होनी है, तो टाइमिंग्स का तो मसला रहना ही है। क्लासेस इतनी सारी होती हैं आपकी, और आपको पता है 4 बजे से पहले मैं नहीं ले सकती हॉस्पिटल की वजह से, ठीक है। CNS के MCQs, ठीक है। वैसे AA की होती ना तो AA बड़ी बहुत अच्छी है CNS के लिए, AA और रफ़ी दोनों, लेकिन हम कर लेंगे CNS वाले भी कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। CNS वाला आप लोगों ने वो दिया था क्विज़, पेज है आपका 114 MCQ, अभी 101 करना है। लेट ज्वाइन किया था, अच्छा ठीक है, कर लेंगे सारे, इतना मुश्किल को नहीं होता। मैं तो हर चीज़ जो है फ़ौरन गूगल के, इतना कौन जो है बुक से पढ़ने बैठे चीज़ें बड़ी बड़ी। अच्छा लेट ज्वाइन किया है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे हम लोग। वैसे आप लोगों का CNS अभी आना है, जो थ्योरी चल रही है, टाइम टेबल में है क्या CNS? ठीक है कर लोगे, बस ठीक है, परेशान ना हो। बाकी आप लोग जब MCQs करोगे ना आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, अभी हम लोग जो MCQs करते हैं क्योंकि CNS के आते हैं। बाकी फिर भी नहीं आएगा तो कर लेंगे, 2 मिनट का काम होता है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, जर्मिनल फॉलिकल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स में होते हैं वो आपके जर्मिनल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बी सेल एक्टिवेशन करा रहे होते हैं, ठीक है। और पैराकॉर्टेक्स में आपके जो है बी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, T सेल्स भी, और काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर। खैर लंबी लिस्ट है, मैम थोड़ी पॉजिटिव रिफॉर्मली मोटिवेशन दे दें।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चलिए हम लोग लास्ट में करते हैं ये बातें, एमसीक्यूज कर लें, फिर मैं आपको जो भी मसले होंगे हम लोग देख लेते हैं। मोटिवेशन की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है जब इतना लंबा अरसे में जो आप तैयारियां कर रहे होते हो ना किसी भी एग्ज़ाम की, तो डेज़ आते हैं जब बिल्कुल ही ना मोटिवेशन होती है ना पढ़ने का दिल कर रहा होता है, फिर हमें चाहिए होता है थोड़ा सा ब्रेक और थोड़ी मोटिवेशन। ठीक है, 1 or 2 प्रेगनेंट वुमन हैज़ एवरीथिंग बाय रेपिटेशन, उसके अलावा नो चांस, कोई मसला नहीं डॉक्टर हाजरा, आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगी, होगी वॉइस रिकॉर्डिंग लेकिन मैं आपको दे दूँगी। A pregnant woman has increase in girth of abdomen, which is example of adaptation, which is comprehensively defined as change in reversible structure and functional change in response to physiological and pathological stimulus। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल चेंज होता है। मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक फैक्टर फॉर डिलेड वुंड हीलिंग इज डायबिटीज़। ठीक है, सिस्टेमिक पूछते हैं तो डायबिटीज़ होता है, और अगर लोकल पूछते हैं तो फिर आप इन्फेक्शन चूज़ कर लेते हो, और वैसे दोनों नहीं दिए होते तो कॉज तो फिर आप हाइपोक्सिया भी चूज़ करते हैं। अच्छा, पैथोलॉजिकल क्यों, अच्छा हाइपोक्सिया भी चूज़ करते हो, यस। अच्छा, इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसकी यही पड़ी थी कि जो आपके पॉलीहाइड्रोमिनोज ओलिगो होते हैं ये आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तो नहीं होती, इसमें भी आपकी गिट्ठ जो है ज़्यादा चेंज होती है या कम। एनीमिया भी कॉज है, यस। हाइपोक्सिया वो होता है ना, अगर एनीमिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा। हाँ, HB वो आप अकॉर्डिंग टू स्टेम देखिएगा, ठीक है। तो इधर सिस्टेमिक पूछा हुआ तो आप डायबिटीज़ चूज़ करोगे। 104 है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ठीक है, मेलानोमा के लिए चुनो आप एक निमोनिक लिखो AXEX। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ए से अग्रेसिव जो आपको होता है ना मेलानोमा, ये मेलिग्नेंट मेलानोमा लिखा हुआ है बहुत अग्रेसिव होता है, फौरन मेटास्टाइज कर देता है। एक्स से होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है मेलिग्नेंट मेलानोमा का। और ई से इमिशरी वेन्स, ये जो स्प्रेड कर रहा होता है ना आपके ब्रेन में या मेनिंजेस में, तो आपका इमिशरी वेन से करता है। ठीक है, तो अग्रेसिव होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इसका रिस्क फैक्टर होता है, और इमिशरी वेन्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है। 105 है विच टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर पर्निशियस एनीमिया, तो आप एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ कराते हो। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर की एंटीबॉडीज़ करवाते हो, क्योंकि पर्निशियस एनीमिया में जो है आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो आप वही कराओगे। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस इज इंड्यूस बाय माइंटेरिक प्लेक्सिस। अब मुझे ये नहीं समझ इसमें आ रहा था कि जो माइंटेरिक और बैक्स प्लेक्सिस है वो सेम ही तो है, मतलब एक ही तो चीज़ है, और जो आपका सब म्यूकोजल होता है और मीजनर्स वो उसी का नाम है एक ही चीज़ का। खैर में भी इसके स्पेलिंग डिफरेंट लिखे हों और बैक्स के, इसलिए जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये सेम चीज़ होती है माइंटेरिक और बैक्स। ठीक है, अब जो आपकी माइंटेरिक मेन नेम माइंटेरिक है, मेन या साइड नेम तो कुछ भी नहीं होता, सेम ही उसी के नाम है ना। खैर, तो आप माइंटेरिक ही चूज़ करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी एक तो आपकी प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जो चल रही होती है, ठीक है, जिसके वजह से फूल जो है वो आपका मूव करता है। एक होता है सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। अब सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, निकने में, ठीक है, सारा कुछ हो जाएगा, परेशान हो। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस क्या होती है कि आपकी जो फूड जो है ना वो थोड़ी बहुत आपके एसोफेगस में या इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी या इस तरह से ना थोड़ी सी फूड रह जाती है, फिर वो जो ना स्ट्रेच रिफ्लेक्स कॉज कर रही होती है एसोफेगस पे या इंटेस्टाइन पे, तो फिर ये इसमें तो जो उन्होंने आपको एसोफेगस की बताया, एसोफेगस जो डिस्टेंड करती है ना जो भी फूड रिटेन्ड होती है या लिक्विड, तो वो जो जब डिस्टेंड करती है ना तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर वो माइंटेरिक प्लेक्सिस को सिग्नल्स भेजते हैं। इन रिस्पॉन्स जो माइंटेरिक है ना प्लेक्सिस वो कोऑर्डिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को सर्कुलर मसल्स की, और फिर आपकी जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है, और इसके थ्रू जो वो फूड है ना उसको पुश फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, एक तो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जो फूड नीचे जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ फूड जो है ना आपका रिटेन रह जाता है एसोफेगस में और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, उसका वो माइग्रेटरी मोटर लेने वाला जो सिस्टम है स्मॉल इंटेस्टाइन का और स्टमक का। ठीक है, तो खैर एसोफेगस में जैसे आपकी फूड जो है वो रिटेन्ड होती है फूड या लिक्विड, तो आपका सेंस जो एसोफेगस है वो डिस्टेंड करता है, तो आपका सेंसरी न्यूरॉन्स उसको डिटेक्ट करते हैं डिस्टेंशन को, और वो सिग्नल्स भेजते हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस को। फिर माइंटेरिक प्लेक्सिस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करता है
और सर्कुलर मसल्स में, ठीक है, और उसको सेकेंडरी पेरिस्टालसिस जनरेट करता है और जो है वो आपके जो फूड है उसको आगे पुश कर देता है। प्राइमरी को भी यही करता है, जो आपकी होती है ना मोटिलिटी, तो उसको करता है माइंडरी प्लेक्सिस, जो आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है। लेकिन सेकेंडरी पेरिस्टालसिस का ये होता है कि उसमें जो फूड जो है वो रिटेन रहती है, उसके इंटेस्टाइन की या जीआईटी की लेयर होती है ना, उधर फूड रह जाती है थोड़ी थोड़ी सी, वो प्राइमरी पेरिस्टालसिस के बावजूद। लेकिन आपकी मोटिलिटी जो है ना वो माइंडरी की करता है, गट मोटिलिटी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है एओर्टिक रिगर्जिटेशन मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है। ये उस दिन भी हमने किया था, AR का जो होता है अर्ली डायस्टोलिक होता है, और MS का कौन सा होता है? यस, फॉर एवरी 1% डिग्री डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर व्हाट परसेंटेज ऑफ CMRO डिक्रीज, तो ये आपकी 8% होती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये कौन सा इफेक्ट है कि आपका अगर डिक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर, तो उसके साथ आपकी जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ CMRO डिक्रीज़, ये कौन सा इफेक्ट है आपका? CMRO आपका होता है ये सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन, हाल्डेन होता है। यस डॉक्टर मोहसिन, वेरी गुड। हाल्डेन नहीं होता, हाल्डेन, यस हाल्डेन होता है, मुझे लगा बोहर होता है। खैर हाल्डेन होता है, यस, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो आपका जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया के साथ जो है ना आपकी ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ तक डिक्रीज़ हो जाती है, हाइपोथर्मिया में लेफ़्ट शिफ्ट होता है, तो उसको हार्लेन इफेक्ट कहते हैं। यस, ठीक है, देखा सेम पीछे कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन कितना डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसमें 8% होती है, 1% एज 1 डिग्री अगर डिक्रीज़ करता है बॉडी टेम्परेचर तो आपका CMRO डिक्रीज़ करेगा 8%। यस, ऐसे ही आती है, ये आपकी AA में लिखा है, ये पुराना MCQs है, ये CMRO2 ही होता है। ये आप AA की हुई है, जिन्होंने वो बताएं कि ये रेस्पिरेटरी में शायद दिया हुआ है, और सेम ऐसे ही दिया हुआ है, स्टेम भी सेम है। डॉक्टर हाजरा, आपको याद है ये AA में? ये आपको, ये मैं आपको उसकी ना AA की आप देखना, ये दिया हुआ है CMRO2। वैसे एक दफ़ा ही आया हुआ है AA में, आपने भी किया, आपको याद नहीं है, लेकिन ये मैं आपको भेजूंगी, ये आया हुआ है। और इसको हमेशा जो है ना मुझे CMRO की लिखनी पड़ती है फुल फॉर्म, उधर भी इग्नोर किया होगा उधर भी, सही बात है, लेकिन इतना रिपीटेड नहीं है, सही बात है, आपकी गलती नहीं है। ये ना मैं आपको AA की पिक्चर भेजूंगी, छोड़ो सा, मैं आपको ये AA की पिक्चर भेजूंगी। एक दफ़ा आया ना, इसलिए याद नहीं रहती चीज़ें, बार बार पढ़ते हो ना तो फिर याद रहती हैं, और ये बार बार वो आया हो है MCQ में। अच्छा, कैप्नोमीटर इज यूज टू मेजर एंड टाइडल CO2 अदर पॉसिबल यूज ऑफ दिस डिवाइसेस, तो ये आपको होता है इंडिकेटर ऑफ एयर एम्बुलिज्म। एयर एम्बुलिज्म का इंडिकेटर ये क्यों होता है? ठीक है, 1 मिनट, ये ना मैं, जो आपका कैप्नोमीटर होता है ना वो आपका मॉनिटर कर रहा होता है एंटाइडल CO2 को, ठीक है। तो आपका जो होता है ना एयर एम्बुलिज्म, उसके अंदर आपका EtCO2 ही डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। आप पल्मोनरी एम्बुलिज्म में जो है ना कैप्नोग्राफी करवाते हैं, कैप्नोग्राफी कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, खैर, तो ये आपका जो है ना असेस करता है हाउ CO2 इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो जो आपका अच्छा कैप्नोमीटर, एक तो आपका इधर उन्होंने खुद बताया हुआ है एंटाइडल CO2 को कर रहा होता है मेजर, और आपका जो एयर एम्बुलिज्म है ना उसमें भी आपकी EtCO2 डिक्रीज कर रही होती है, तो ये इंडिकेटर होता है आपका एयर एम्बुलिज्म का। अब पी वैल्यू ऑफ ड्रग इज सिग्निफिकेंट इफ लेस देन 0.05, ये अब आपके रफ़ी के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है एक लाइन, पी वैल्यू ऑफ ड्रग इज सिग्निफिकेंट इफ लेस देन 0.05, ये आपकी ना प्रोबेबिलिटी होती है, पी जो होती है।
अगर वो 0.05 से लेस है तो इसका मतलब है कि जो आपका स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट जो डाटा ना आपका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। खैर ये कम्युनिटी मेडिसिन के अजीब बातें हैं। और अगर वो 0.05 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आर नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंडिकेटिंग इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर वो ग्रेटर है 0.05 से तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो 0.05 से लेस है तो वो सिग्निफिकेंट है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, बचाओ किसको कम्युनिटी मेडिसिन समझ आती थी आप लोगों में से? मुझ तो आज तक नहीं आती। एंजाइना पेन इज़ अ फीचर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। वेरी गुड। ठीक है, अब एंजाइना पेन इज़ फीचर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस का ना एक ट्राइएड होता है। ठीक है, अब उस ट्राइएड में आप लोग वैसे पढ़ा होगा थ्योरी में, एक तो होता है एक्सर्शनल डिज्निया। ठीक है, दूसरा उसमें होता है सिनकपी, बार बार लाइटिटाइडनेस और फेंटिंग हो रही है। तीसरा उसमें एंजाइना होता है, चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस में जो है ना एओर्टा की स्टेनोसिस है, तो आपके हार्ट को वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ रहा है ब्लड को इजेक्ट करने के लिए एओर्टा में ना, क्योंकि ठीक है, तो उसके जब उसको इतना वर्क करना पड़ता है तो उसका इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है और डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है। तो हार्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नीड को मीट नहीं कर पा रहा होता, और उसमें आपकी एक्सर्शनल क्या है, डिस्निया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, सिनकपी है, फेंटिंग, और एंजाइना है, चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, लिखो इसमें एक्सर्शनल डिस्निया, सिनकपी एंड एंजाइना। ये आपके एओर्टिक स्टेनोसिस का ट्राइएड है। फीमेल हिस्ट्री ऑफ विजिट टू फॉरेन नाउ प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ डायरिया, ब्रूजेस, रैशेज ऑन हैंड्स एंड लिम्ब कॉजेज। तो आपका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है। ये आपका किसका सिनेरियो है बच्चों? कंप्लेन्स ऑफ डायरिया, ब्रूजेस, रैशेज ऑन हैंड्स एंड लिम्ब, और फॉरेन विजिट किया हुआ उसने। यस, ये आपका स्कारलेट फीवर का है। ठीक है, तो उसमें आपका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है स्कारलेट फीवर में। ये इसकी मैंने आपको पता नहीं पिक्चर अभी भेजी कि नहीं, मैं दोबारा भेज देती हूँ। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना वो 5 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, तो उसमें जो एक होता है ना वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, जो कि आपका ये स्कारलेट फीवर कॉज करवाता है। ठीक है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, और उसमें ये स्कारलेट फीवर में आपकी आती है कंप्लेन ऑफ डायरिया, ब्रूजेस, रैश ऑन हैंड्स एंड लिम्स। बाकी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है, एक्सोटॉक्सिन बी, और पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, और वो जो आपका है ना ये पायोजेनिक वाला, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है, पायरोजेनिक। ये मैं आपको पिक्चर भेज दूँगी। ठीक है, लेकिन ये ना आपके रफ़ी के टेबल में यही सभी लिखा हुआ है, वैसे सेम ही चीज़ें हैं, वो अच्छा भी लिखा हुआ है। पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, इनका सपोर्ट्स के लिए होता है, नरिशमेंट के लिए होता है। तो पेरिसाइट्स, और इनको जो है ना ये रेगुलेट भी ब्लड फ्लो को करता है, क्योंकि जो आपके पेरिसाइट्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं तो ब्लड वेसल्स में, तो वो अकॉर्डिंग टू ब्लड फ्लो जो ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। 114 यंग बॉय हैज़ सोर थ्रोट, माइल्जिया कफ, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, सोर थ्रोट, माइल्जिया कफ एंड लिम्फेडिनोपैथी, विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हिम। तो ये आपकी एमोक्सिसिलिन होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ना सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी जो है, मुझे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस लग रहा है, उसके अलावा तो सोर थ्रोट, माइल्जिया कफ एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लोसिस रैश इज एग्रीवेटेड बाय टेकिंग एमोक्सिसिलिन। Question 115 है, young boy has petechiae and bruises with normal beating and CT, which investigation should be done? तो platelet count, उनका फंक्शन जो है वो ठीक है, उनका काउंट डिक्रीज है। ठीक है, तो इसलिए उसको petechiae और bruises हो रहे हैं, आप जो है उसका सेल प्लेटलेट काउंट करते हैं। फिर टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डिफेक्ट इज बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिफेक्ट इज इन बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन। ये आपको ना मैंने तीनों टाइप्स की पिक्चर भेजी है, वैसे ये रफ़ी में भी लिखी हुई है, वो पढ़ोगे ना आपको तो आपको अच्छा। जो आपको अगर MCQs में जैसे ये टेबल का मैंने बताया, अगर किसी को 1 और 3 का नहीं ना पता या 1 और 4 का, तो फिर बैठ के दोबारा टेबल पढ़ेगा लेक्चर के बाद। जो भी टेबल्स मैं बताती हूँ आपको, उसके अगर उसको बाकी का नहीं ना पता, इसका मतलब उसका वो वीक है और आपने जाके दोबारा से वो रिवाइज करना है, वो आप लिख लिया करो टॉपिक्स। ठीक है, मैं भी SK की एक लिस्ट बनाई होती थी साथ साथ, जो मैं ब्लंडर्स करती थी, जो मैं गलत आंसर्स देती थी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 117 है, इंक्रीज पिगमेंटेशन इन स्किन इज एसोसिएटेड विद ACTH। ठीक है, जो आपको कॉर्टिसोल होता है ना, वो आपके मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो आपका जब भी कुशिंग्स में या ACTH या कॉर्टिसोल, ठीक है, तो उसमें आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, लाइक इन कुशिंग्स। और ACTH ही आपका कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। एज असाइनमेंट, ठीक है, फिर कल से मुझे भी 2 टेबल्स लिखने पड़ेंगे ना एंड पे बताने के लिए कि कौन कौन से टेबल्स करने। ठीक है, हम कल से इस तरह से कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, इंक्रीज पिगमेंटेशन इन स्किन इज एसोसिएटेड विद ACTH। 118 है, विच वन इज फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो हाइपरग्लाइसीमिया। और यार डॉक्टर जुनैद, वो पढ़ने का कह रहे हैं, आप जो है आप खुदा का खौफ करें। आप लोग पढ़ने पे पढ़ा करें, खुद से पढ़ा करें। आपको होना चाहिए कि हम खुद ही अपनी लिस्ट बना के और सारा कुछ करके और ग्रुप में दूसरों को भी पढ़ाएं। अच्छा, विच इज़ द फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। और एक और आपको MCQ बताती हूँ, अगर आपका आज है ना प्रॉक्सिमल मायोपैथी, तो आपने उसको चूज़ करना है। ठीक है, एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें आपने एब्डोमिनल स्ट्राया को चूज़ किया होता है, क्योंकि उसमें प्रॉक्सिमल मायोपैथी नहीं दी होती। तो नीचे हमेशा एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है कि प्रॉक्सिमल मायोपैथी ओवर एब्डोमिनल स्ट्राया। ठीक है, एक वो स्टेम होती है। और दूसरी ये है कि कुशिंग्स के लिए तो यह हाइपरग्लाइसीमिया वाली है। अच्छा, कार्टिलेजनस सिंड्रोम इन्वॉल्व विच ऑफ दिस। तो ये आपकी डायन आर्म होती है। ठीक है, इसमें जो है ना सिलरी इमोटिलिटी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डायनिन आर्म्स ऑफ द सीलिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है स्टेसिस हो जाती है। स्टेसिस में बार बार फिर आपके इन्फेक्शन हो रहे होते हैं और आपके जो है ब्रोंकिएक्टेसिस हो रहा होता है। अच्छा, हमारे पास ना डेक्स्ट्रोकार्डिया के पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, मैंने 2-3 तो देख लिए हैं। तो उनमें सर हमेशा पूछते हैं कि और आप एसोसिएटेड क्या देखोगे। तो उसमें आप जो है ना साइटस इन्वर्सस देखते हो। और ये कार्टेजेनर का ट्राइड है, साइटस इन्वर्सस, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप वो उनमें भी देख रहे हो तो डेक्स्ट्रोकार्डिया वाले पेशेंट्स में उनके मेजर ऑर्गन्स की ना साइड चेंज होती है। लीवर उसका लेफ्ट साइड पे था और स्प्लीन राइट साइड पे थी। ठीक है, तो ये आप जो है कार्टेजेनर का जो है ट्राइड है ये साइटस इन्वर्सस, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। और ये आपका सीलिया इमोटिलिटी होती है क्योंकि इसमें डायनिन आर्म जो है वो एब्सेंट होता है। 120 on autopsy, a person having cardiac disease have subendocardial infarct, a circumferential lesion on left ventricle was noted. The mechanism is thrombotic occlusion of left circumflex। एक तो इन्होंने खुद ही जो है ना दी हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल का भी मैंने आपको बताया है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है और फिर वो पीछे की तरफ चली जाती है आपकी। ठीक है, और इधर इन्होंने वॉल्स दी हुई इन्फीरियर के लिए जो होती है 2-3 AVF होता है और RCA होती है। एंटीरियर के लिए लाडा होती है V1 to V6, लेटरल के लिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स AVL V5 एंड V6, AVL V5 V6। द सेमिलर वेल्व ओपनिंग इज सीन एट द बिगिनिंग ऑफ रैपिड इजेक्शन। ठीक है, जब आपका प्रेशर जो है एओर्टा के इक्वल हो जाता है तो सेमिलर वेल्व ओपन होते हैं और जो सारा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में चला जाता है, जिसको रैपिड इजेक्शन ठीक है होती है। LH सर्च बिफोर ओव्यूलेशन, तो आपके 6 to 10 फोल्ड राइज कर जाती है बिफोर ओव्यूलेशन। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ REM स्लीप इज बेंजोडाइज़ेपिन डिक्रीज इंटरवल ऑफ फीट। जो आपका डिप्रेशन है ना वो REM स्लीप की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देता है। तो फिर आप जब बेंजोडाइज़ेपिन देंगे तो उसके इंटरवल को डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि ये ना गाबा पे एक्ट करता है। गाबा ये वो खैर इसका पाथवे तो अजीब से था। Benzodiazepine decrease REM sleep primarily by enhancing GABAergic inhibition in the brain leading to alteration in sleep structure। ठीक है, खैर आप बस इसका यही एक शॉर्टकट है कि डिप्रेशन में REM स्लीप इंक्रीज़ कर जाती है। जब आप उसका ट्रीटमेंट देते हो, बेंजोडाइज़ेपिन देते हो, तो उसकी REM स्लीप की ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। Congenital erythropoietic porphyria, व्हाट इज़ फाइंडिंग इन यूरिन। तो आपका इंक्रीज यूरिन पोरफेरिन 1 इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें हैं। बेंजोडाइज़ेपिन की ना डिपेंडेंसी हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं लेने चाहिए। जैसे डिप्रेशन वगैरह के लिए ना 5 to 6 मंथ्स ही देते हो, उसमें वो अगर कंप्लाइंट होता है ना उसी में उनका ठीक हो जाता है। अच्छा,
जो आपकी कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिन होती है ना, उसमें यूरिन में जो है आपका यूरोपोरफायरिन 1 इंक्रीज करता है, ठीक है। सर्ट सबसे सेफ होती है आपकी, सर्ट्रोलिन जो है ना वो सेफेस्ट होती है, वो आप कोमोज में भी देते हो, कॉमोबिडिटीज़ होती है ना अगर बहुत ज़्यादा, या प्रेगनेंसी में भी आप, इधर वैसे स्टेम में स्टेलोप्राम देते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन सर्ट्रोलिन जो है वो ज़्यादा सेफ होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछना था, आप लोग जो अभी तक बेंजोडाइज़ेपिन पे अटके हुए हो, यूरिन में जो है यूरोपोरफायरिन जो है इंक्रीज करती है ना 1, तो डेफिशिएंसी किस एंजाइम की होती है आपकी? यस, ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजिन है एक तो वो, ठीक है, और 3 की डेफिशिएंसी होती है, और 1 जो है यूरिन में ज़्यादा होता है, और ये दोनों एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। हाइपोक्सिया कॉजिंग शॉक लाइक सिम्टम्स एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, व्हाट इज कॉमन इन ऑल, तो ये आपका टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। शॉक की डेफिनेशन आप पढ़ो ना तो वो हाइपोक्सिया ही है उसकी, ठीक है। उस वो क्या होती है उसकी के इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इसी तरह की कोई उसकी डेफिनेशन होती थी, हम पढ़ते थे। खैर, तो आपका ये टिश्यू हाइपोक्सिया होता है जो सब में कॉमन होता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड आफ्टर आरटीआई, यू आर एडवाइज टू मेक हिस्टोलॉजी स्लाइड कंटेनिंग मसल फेसिकुलस, ठीक है, सराउंडेड बाय कनेक्टेड टिश्यू एंड द लेयर इज टर्म एज पेरीमाइसियम। ये जो एक्सप्लेनेशन मुझे तो आज तक याद नहीं, आप लोग कोशिश कर लेना। सिंगल मसल हो तो आपका एंडोमाइसियम होता है, फिर इंटायर मसल हो तो एपीमाइसियम होता है, बंडल हो तो पेरीमाइसियम होता है, और इसी तरह से न्यूरॉन्स का होता है। कोई नहीं, मोनिक नहीं है बस यही है कि सिंगल हो तो आप एंडो, और इंटायर मसल हो तो एपी, और पीस का मतलब है पूरा फेसिकुलस। ये इतनी दफ़ा आता है, याद हो जाता है, परेशान हो आप लोग। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज बाय कम्बिनेशन ऑफ विच टू, तो आपका इन्फेक्शन एंड न्यूप्लेजिया है, ठीक है। और आपका लोकल ना दिया हो, सिर्फ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन दिया हो, तो फिर आप क्या चूज़ करोगे? नो, फिर वो इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस वाला नहीं है? नहीं नहीं, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यस, वो तो एडिमा का है, हाइपोप्रोटीनीमिया वगैरह, जो मैं लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का पूछ लूँ। अच्छा, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन जो है वो आपकी बीसीजी होती है, ठीक है, पोलियो भी होती है लेकिन बीसीजी भी होती है। इसकी मैंने आपको ना पिक्चर भेजी है, जो हमने कंपाइल किए थे ना, किल्ड और लाइव अटेनुएटेड, वो मैंने पिक्चर भेजी है आपको ग्रुप में, तो देख लेना। 129 इन द टॉपिक थायराइड हार्मोन इज क्रिएटेड बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेयरेंस, ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी, रफ़ी में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये ऐड कर लेना उधर। Substance having more properties than inulin is thought to have increased filtration rate and net secretion, ठीक है, कि इन्यूलिन ये है कि वो जो है सारी जितनी भी आपकी बॉडी में है ना, जितनी तो नहीं लेकिन उसकी जो जितनी भी अमाउंट है वो फिल्टर ज़्यादा हो, इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट हो उसका, GFR जो उसमें उसकी फिल्ट्रेशन रेट हो, और नेट स्क्रीशन, और उसकी जो ट्यूब्यूल्स है वो स्क्रीट हो रही होती हैं, वो भी उसकी स्क्रीशन भी इंक्रीज़ हो, तो फिर उसको हम मेजर करते हैं, तो वो किडनी फंक्शंस बता रही होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस आप कहते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर इस तरह से जो आपका सही से किडनी रेट नहीं पता चलता, फंक्शन नहीं पता चलता, तो इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उसका फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा और नेट स्क्रीशन भी। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स कंसनट्रेशन, ठीक है। अब जो आपकी होती है ना लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो, ठीक है, वो होती है डाइल्यूटेड यूरिन में, तो अगर उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स कंसनट्रेशन, और अगर उसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तो 1.03 से, तो वो कर शो इंडिकेट कर रही होती है कि कंसनट्रेटेड है, ठीक है, तो ये आपकी जो है कंसनट्रेशन को शो कर रही होती है। A patient died and after his autopsy was done, the tunica media was lacking in blood vessel. The type of aneurysm is Barry aneurysm. अच्छा, बैरी एन्यूरिज्म जो होता है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? सर्कल ऑफ विलस कह लो ना, ब्रेन क्या है, हाँ सर्कल ऑफ विलस, ठीक है तो ये सर्कल ऑफ विलस में होता है, ठीक है, और इसमें आपकी ट्यूनिका मीडिया लैक कर रही होती है। आफ्टर 6 months ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट प्रेजेंट्स ब्रॉडम, ठीक है, बॉडी बता दो ना फिर आप सीधा बॉडी में होता है। After 6 months of renal transplant, patient presents with sign of renal failure. His symptoms are resolved by giving immunosuppressive therapy.
व्हाट इज़ लाइकली कॉज, तो ये आपका एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन होता है, ठीक है, जो आपका ट्रीटमेंट से रिजॉल्व कर जाना, स्पेशली स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव, तो वो आपका होता है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। इन टर्मिनल कैंसर मॉर्फिन इज गिवन अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिड्यूस साइड इफेक्ट्स, तो आप पैरासीटामोल के साथ देते हो। जो आपका पैरासीटामोल है, एक तो जो है ना वो एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, तो वो आपकी एक तो मॉर्फिन की वो डोज को ही कम कर देता है, ठीक है। जो आपकी पेन रिलीफ करने के लिए मॉर्फिन की डोज चाहिए होती है ना, पैरासीटामोल आप ऐड कर दो तो उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स डिक्रीज कर जाते हैं, दूसरी उसकी जो है नीड डिक्रीज कर जाती है, रिक्वायरमेंट डिक्रीज करती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा देता है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, सेडेशन, ठीक है, ये भी डिक्रीज कर जाते हैं। तो इसलिए आप पैरासीटामोल ऐड करते हो। इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, आपके सीनस डिसेंसिटाइजेशन करवा देता है मॉर्फिन से, और लीवर पे जो है आपका वो डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि पैरासीटामोल जो है लीवर से होती है मेटाबोलाइज। तो इन दोनों का कम्बिनेशन ना तो बहुत अच्छा होता है, एक तो एज एनाल्जेसिक और दूसरा मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 11। इंट्रिंसिक होता 12 से है, फिर 11 आता है, 10 एब्सेंट होता है क्योंकि 10 जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो 11 के बाद सीधा 9 आ जाता है, और फिर 8, और फिर जो है 10, 5, 2, 1, ठीक है। ये वो निंजा नट की मैंने एक दफ़ा कोई कोगुलेशन प्रोफाइल वो वीडियो देखी होगी, और मुझे ये मुझे हमेशा पैटर्न वो याद रहता है, उसकी पिक्चर भी है मेरे पास बड़ी अच्छी, लास्ट में जो वो समराइज़ करता है, मैं वही भेज देती हूँ हमेशा बच्चों को। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ्स क्या है, येस आफ्टर 6 मंथ्स भी अगर वो इम्यूनोसप्रेसिव से हो गया ना रिजॉल्व, तो भी आपकी एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है। ये इसका क्यूट और वो, हाँ ठीक है, खैर वो अगर ग्रुप में ना पहले मैंने भेजी होगी, नहीं होगी तो मैं आपको ना वो निंजा नर्ड वाली भेजती हूँ, उसने एक दोनों पाथ है मैं, और वो फैक्टर्स कभी नहीं भूलेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, 136 है, बॉय वाज टॉकिंग इन क्लासरूम, टीचर गॉट इरिटेटेड एंड आस्क्ड हिम टू लोअर पिच ऑफ वॉइस, मसल रिस्पॉन्सिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पे आपका थायरॉयड होता है। EBV कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाय तो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि EBV जो है इन्फेक्ट वो आपके बी सेल्स को करते हैं और एक्टिवेट वो आपके टी सेल्स को करते हैं। लो डोज एस्पिरिन इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 को, और हाई डोज में जो है आप बीटा चूज़ करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेन मीडिएटर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, पेन में आपने अगर ब्रेडिकाइनिन दिया हो तो आपने उसको चूज़ करना है ओवर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और जो आपके फीवर मीडिएटर होते हैं वो IL-1 होता है और TNF होता है, ये TNF सूडोमोनास में होता है, और वेजोडाइलेटर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन F2E2D2 है। क्लोरप्रोमोजिन मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट इज डिस्टोनिया, ठीक है। अब ये भी आपका एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स करवा रहा होता है क्लोरप्रोमोजिन, इसमें आपकी पीरियड्यू डिस्टोनिया जो इधर है, ठीक है, इनवोलेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, एबनॉर्मल पोस्चर्स और अफेक्टिंग नेक, फेस और आइज, ठीक है। और दूसरा ये आपका एकैथीजिया करवा रहा होता है, फीलिंग ऑफ इनर रेस्टलेसनेस, ठीक है, या और साथ पार्किंसोनिज्म करवाता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो ये सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं क्लोरप्रोमोजिन से। और ये जो है ना आपका D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज करता है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स मैक्सिमम इफेक्ट, तो इंसुलिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को इंसुलिन चाहिए होती है फॉर ग्रोथ हार्मोन टू मैक्सिमाइज इट्स एनाबॉलिक इफेक्ट, particularly in muscle. Insulin is needed to promote uptake of glucose and amino acid in cells, ठीक है। तो उसके लिए इसको इंसुलिन के साथ इंसुलिन चाहिए होती है। थेराप्यूटिक विंडो ऑफ ड्रग इंडिकेट्स डोज ऑफ ड्रग, अब इसका आप निमोनिक लिखो, DP इज विंडो रेंज। ये कल भी मेरे से किसी बच्चे ने ना पूछा था फार्मा के लिए, एक तो आप रफ़ी करो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे रफ़ी में लिखे हुए हैं, और दूसरे AA के पॉइंट्स कर लो, ठीक है, अगर वो, क्योंकि MCQs तो बहुत ज़्यादा हैं। DP इज़ विंडो रेंज, ठीक है। DP इज़ डोज, P पोटेंसी। I से क्या था, DP इज़ विंडो रेंज, सेफ्टी, और I से क्या था, इंडेक्स, ये इंडेक्स, और S से आपकी होती है सेफ्टी, और विंडो रेंज से होती है, जैसे ये थेराप्यूटिक विंडो है, और रेंज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये आपके हो गया,
तो जब भी वो पूछे ना ड्रग का तो पोटेंसी, इंडेक्स का पूछे तो सेफ्टी, और विंडो का पूछे तो रेंज। अब उन्होंने दूसरी 2-3 स्टेम दी होती है विंडो के साथ, तो इसमें आपने डोज ऑफ ड्रग चूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 143 है, एडीमा इन CLD कॉजेज डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। ये अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक वाले तो आपने वैसे ही हार्ट के लिए रख देने हैं, और डिक्रीज ऑनकोटिक और कोलॉइड प्रेशर आपने CLD के लिए रख देना है। और जो है सेम ही बात होती है वैसे हाइपोप्रोटीनीमिया या डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, डिक्रीज प्रोटीन की वजह से होते हैं दोनों। खैर इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पेरिफेरल एडिमा इन CLD ड्यू टू लॉस ऑफ एल्बुमिन, लो ऑनकोटिक प्रेशर, एसाइटिस इन CLD ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, रीनल ओरिजिन एडिमा ड्यू टू लॉस ऑफ एल्बुमिन, सेम बात है, लो ऑनकोटिक प्रेशर। और ये जो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन वाला है ना, ये नेफ्रिटिक में होता है, और लो ऑनकोटिक प्रेशर वाला नेफ्रोटिक में होता है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। खैर, और पीडल एडिमा इन CHF एंड हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये लाजमी पूछते हैं। और आप ये बस ये याद रख लो कि जब भी हार्ट हो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अदरवाइज आप ये डिक्रीज ऑनकोटिक या हाइपोअल्बुमिनिया ये वाले चूज़ करोगे तो आपका MCQ गलत नहीं होता ये वाला। डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइज रिग्रेस बाय अपोप्टोसिस, ठीक है। अ मदर हैज़ चाइल्ड ऑफ 10 years diagnosed with meningitis, and now she has asked that another 2, 4 or 6-year-old are at risk of meningitis. Tell her the route of spread of infection to respiratory droplet. Hypertensive retinopathy affect which of the following, तो arterioles, ठीक है। जो आपका हाइपरटेंशन की वजह से रेटिनोपैथी होती है उसमें जो आपकी आर्टरियोल्स होते हैं ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और जो उनकी वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है। और इसमें जो ना सिल्वर वायरिंग या कॉपर वायरिंग की अपीयरेंस आती है, ठीक है। और इसलिए हमें हमारे सर कहते हैं जब भी 200 BP वाले आए तो उनकी फंडोस्कोपी कर लिया करो ER में, लेकिन हम नहीं करते। खैर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में जो ना आर्टरियोल्स जो होते हैं आपके वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। द टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, तो आपका हीमोग्लोबिन A1C है 200 जस्ट मंथ्स। नहीं, हमारे पास 240-260 वाले पेशेंट्स आते हैं। थोड़ी सी ओल्ड एज हो तो हम जो है उनकी ECG और फंडोस्कोपी, ECG करते हैं अगर सिम्टम्स हों, फंडोस्कोपी नहीं करते। अच्छा, हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स होता है इस ड्यू टू स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स जो है ना आपकी ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है, ठीक है। जब भी आपके लंग इन्फ्लेट करते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सिग्नल करते हैं ब्रेन को थ्रू वेगस नर्व और रेस्पिरेटरी सेंटर को थ्रू मेडुला, जो कि मेडुलर बोन्स में होते हैं। तो फिर आपके जो इंस्पिरेशन है ना उसकी इनहिबिशन हो जाती है। अब मुझे कौन अक्लमंद बच्चा बताएगा कि इंस्पिरेशन इनहिबिशन ऑफ इंस्पिरेशन कौन सा ग्रुप करा रहा होता है? नो, डोर्सल करवा रहा होता है ना, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है ना मेडुलर में, वो स्टॉप करा रहा होता है फर्दर इंस्पिरेशन को और इनिशिएट करता है एक्सहेलेशन को, ठीक है। तो ये आपकी हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स होता है। A patient having chronic cardiac problem having recent MI got to dentist for tooth extraction, he suddenly collapsed and become paralyzed and due to thrombus occluding which artery, तो ये आपके होता है MCA, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली जो आपका थ्रोम्बस है ना वो जाते ही MCA में। यूजली उन्होंने जो है ना सिम्टम्स दी होती हैं J रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, आई डोंट नो, J रिसेप्टर्स तो मैंने किए नहीं पढ़े। किसी को पता है तो बच्चों को बता दे J रिसेप्टर्स को, बॉडी में होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये J रिसेप्टर्स लिखा हुआ है रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग के लिए होते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन के लिए होते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए होते हैं, लिख लो। अच्छी बात है यार, एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेना चाहिए आपको, ठीक है। J रिसेप्टर्स जो है ना आपकी शैलो ब्रीदिंग के लिए होते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन के लिए और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के लिए। ये रफ़ी में लिखा हुआ है, रफ़ी में मैंने नहीं पढ़ा ये वैसे,
होगा वैसे में भी न्यू वाली में हो। अच्छा, अब मैंने आपको बता रही थी अगर यस लंग्स में होते हैं, जो आपकी होता है ना मोस्ट कॉमन थ्रोम्बस आपके एमसीए में जाके ऑक्लूड करता है। लेकिन अगर उन्होंने सिम्टम्स दिए होते हैं ना, जैसे एक स्टेम आती है जिसमें उन्होंने दिए हुए थे पेशेंट अनेबल टू वॉक है, ठीक है, उसमें फिर आपने अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स चूज़ करना, उसमें आप एसीए चूज़ करते हो। इधर उन्होंने थ्रोम्बस बस लिखा हुआ है इंक्लूडिंग विच आर्टरी, और उन्होंने जो सिम्टम्स नहीं दिए हुए साथ, तो आप एमसीए चूज़ करोगे। मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन लेटर सेगमेंट ऑफ पीसीटी इज पैसिवली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो आपका होता है ना पीसीटी, ठीक है, उसमें जो आपकी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है क्लोराइड के बदले, मतलब उनका कह लो कि कौन सा वो होते हैं चैनल्स, कौन से होते हैं, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है प्रेफरेंशली ओवर क्लोराइड लीडिंग टू इंक्रीज क्लोराइड कंसंट्रेशन इन ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है। तो आपका जो है ना क्लोराइड आपका ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी और सोडियम सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो लेटर पीसीटी में ना आपकी कंसंट्रेशन क्लोराइड की कंसंट्रेशन बिकम्स रिलेटिवली हाई एज कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो यह वह ग्रेडियंट बन जाता है, और फिर जो है ना पैसिवली आपकी क्लोराइड रीअब्जॉर्ब कर जाती है पैरासेलुलर रूट के ज़रिए से। NaCl इसमें नहीं होता, NaCl ATPase आपका होता है उसमें असेंडिंग वाले में, ठीक है। इन अर्ली पीसीटी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स प्रेफरेंशियली ओवर क्लोराइड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन क्लोराइड कंसंट्रेशन। आपका सोडियम जो है सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोराइड पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से लेटर पीसीटी में आपका जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड रिलेटिवली हाई होती है एज कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो एक क्लोराइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। और इसी तरह से यूरिया का भी बनता है, यूरिया भी जो है ऊपर अब्जॉर्ब हो जाती है और नीचे इसका ना सेम इसी तरह का एक मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बताऊंगी दोबारा कभी एमसीक्यू आया तो पढ़ के। यूरिया का भी सेम होता है और इसका भी इसी तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है कि वो पीसीटी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद खैर ये अभी आपको मैं जो ना कंफ्यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे खुद जो है सारे आइंस भूले में। खैर जो इसका यही है कि जो आपकी सोडियम है वो आपके पीसीटी में अब्जॉर्ब हो जाती है और क्लोराइड का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, फिर लेटर पीसीटी में जो है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, और फिर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपकी क्लोराइड जो रीअब्जॉर्ब होती है थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, या पैसिव जो है रीअब्जॉर्प्शन थ्रू पैरासेलुलर रूट। क्वेश्चन 152 है, अंडर 2 years बेबिन्स्की साइन इज नॉर्मल बट इट डिसअपीयर्स आफ्टर 2 years ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। 2 years में वो माइलिनेशन हो जाती है और बेबिन्स्की जो है नेगेटिव हो जाता है। फीमेल प्रेजेंटेड विद ग्लैक्टोरिया एंड पिट्यूटरी मैस, हाई प्रोलैक्टिन लेवल ब्रोमोक्रिप्टिन वाज गिवन एंड ग्लैक्टोरिया सबसाइडेड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इज बाइंड्स टू डोपामाइन रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट डोपामिन का लेवल बढ़ा देगा, डोपामिन जो है वो खुद प्रोलैक्टिन का इनहिबिटर है, डोपामिन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे ऑर्गन्स जो है ना आपके सप्लाई होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक से। जो एड्रिनल मेड्यूला है ना वो सप्लाई होता है आपका प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक से। अब मुझे बताएं जो आपका प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है वो कौन से रेमाए से पास करता है? यस। और पोस्ट गैंग्लियोनिक? यस। प्री गैंग्लियोनिक आता है वाइट से, गैंग्लियन में रिले करता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो ग्रेड एम से लीव कर देता है आपका एज स्पाइनल नर्व्स। अच्छा, कह रहे एंटी डिप्रेसेंट कॉजिंग इंक्रीज कैल्शियम, तो ये आपका फ्लॉक्सिटीन होता है, ठीक है। फ्लॉक्सिटीन जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम सिग्नलिंग को वो इन्फ्लुएंस करता है, इट्स इफेक्ट ऑन ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन सेरोटोनिन, तो लॉन्ग टर्म से जो है बोन मेटाबॉलिज्म से भी वो कैल्शियम रिलीज करवा रहा होता है, खैर। तो आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करवाता है फ्लॉक्सिटीन। हाइपरथायरॉयडिज्म, फ्लॉक्सिटीन आपका ऐसे सारा है, एंटी डिप्रेसेंट है। हाइपरथायरॉयडिज्म किस में बताया था मैंने?
अच्छा क्वेश्चन 156 है, निस्टैग्मस इज हाइपरथायरिज्म नहीं, ओसीडी में देते हैं फ्लॉक्सिटिन, हम देते थे। अच्छा कोज फ्लॉक्सिटिन हाइपरथायरिज्म नहीं करवाता, एथियोनामाइड करवाता है, एडीटी जो एथियोनामाइड है, ये तो आपका इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम करवाता है। अच्छा 156 है, निस्टैग्मस इज ड्यू टू लीजन इन सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, जो आपके तीनों सेरिब्रल पेडंकल है ना, वो आपकी ये करवा सकते हैं निस्टैग्मस। अब जो हम लोग, आपको पता है जब सेरिबेलर टेस्ट करते हैं, निस्टैग्मस चेक करते हैं ना, तो हम ऊपर नीचे भी करते हैं और बोथ एक्सट्रीम्स पे भी करते हैं, साइड वेज पे। अब जो आपकी इसमें 3 टाइप की होती है, गेज इवॉक्ड और डाउन बीट और पोजिशनल। जो आप एक्सट्रीम्स में चेक कर रहे होते हैं ना, उसको गेज इवॉक्ड कहते हैं, और जो आप उसके फ्लोक्यूनोडुलर लोब या इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल में करते हैं उसको डाउन बीट कहते हैं, जो नीचे देखने पे होते हैं लुकिंग डाउनवर्ड। और जो पोजिशनल होती है वो आपके हेड मूव टू सर्टन पोजिशंस, तो उसमें पोजिशनल निस्टैग्मस होता है। ठीक है, तो आपको इधर सेरिब्रल पेडंकल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ना निस्टैग्मस में फ्लोक्यूनोडुलर वाली भी आप देखोगे स्टेम। ठीक है, बस फ्लोक्यूनोडुलर वाली आती है, एक और दूसरी अब आई है सेरिब्रल पेडंकल वाली, तो ये निस्टैग्मस करवा रहा होता है। ठीक है, और एटेक्सिया के लिए जो है आप क्या चूज़ करते हो, कौन सा पार्ट होता है सेरिबेलम का एटेक्सिया के लिए? वर्मिस होता है ना, वर्मिस नहीं होता, और वो भी एंटीरियर वर्मिस। अब तो इन्होंने मोर स्पेसिफिक कर दिया, अभी पीछे एमसीक्यू आया था एंटीरियर वाला। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, इट्स ओके। 26-year-old female presented with complaint of her finger turning white then blue then red when exposed to cold. What is the ideal treatment of her problem? तो आपकी एम्लोडोपिन होती है। वही बात है, एम्लोडोपिन ने क्या करना है, वेजोडाइलेशन करवानी है, परफ्यूजन बेटर करवा देनी है। ठीक है, तो आपकी फिंगर्स वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लू होते हैं ना सर्दियों में जो होती हैं, या ये नोट्स हमने दिया हुआ है, तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो, उससे वेजोडाइलेशन हो जाती है और परफोरेशन इंप्रूव कर जाती है। 158 है, मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, तो आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है। ट्राइजेमिनल जो है एफरेंट लेके जाती है और फेशियल उसकी इफरेंट लेके आती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। पॉलीक्रोमेजिया इन एरिथ्रोसाइट्स ड्यू टू एचबी राइबोसोम्स। ठीक है, एक तो पॉलीक्रोमेजिया होता है क्यों है, क्योंकि जो आपकी इंक्रीज प्रोडक्शन को शो करता है, जो कि आपकी हिमोलिटिक में होती है, एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस में होती है। अब जो आप वो एरिथ्रोपोइटिन और ईपीओ को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइटिन जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं या बोन मैरो स्टिमुलेशन होती है, तो उन सब में जो ना पॉलीक्रोमेजिया देखते हो आप एरिथ्रोसाइट्स में। और वो क्यों होता है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन राइबोसोम्स होता है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हीमोग्लोबिन को, क्योंकि वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं आपकी ग्लोबिन चेन को। ठीक है, और जो है वो असेंबलिंग, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर असेंबलिंग द फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, एचबी राइबोसोम्स जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, आपकी सिंथेसिस को हीमोग्लोबिन के इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी जो है पॉलीक्रोमेजिया आता है एरिथ्रोसाइट्स में। परसुएड मूवमेंट ऑफ आई कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। परसुएड मूवमेंट्स आपकी होती कौन सी हैं, जो आप देखते हो ना, आप एक चीज़ को आप पूरा फॉलो करते हो। ठीक है, मतलब कि वो चीज़ इधर जा रही होती है, आप उसको उस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होते हो। तो परसुएड मूवमेंट आई कंट्रोल बाय सेरिबेलम, तो ये आपकी जो ना स्मूथ परसुएड मूवमेंट्स होती हैं। देयर आर टाइप ऑफ वॉलंटरी आई मूवमेंट्स दैट अलाउ द आई टू स्मूथली फॉलो अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं स्मूथली, स्मूथ मूवमेंट होती है ये, और ये सेरिबेलम करता है। स्मिडिडिन पीक एक्शन इज एट 60 to 90 minutes. Patient with TB after 15 ml of spinal tap develop headache causes stretch of fox cerebri. ठीक है, फॉक्स सेरिब्री जो है ना आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और जो है इसमें अगर स्ट्रेच होता है किसी भी आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से या हेड इंजरी की वजह से, तो फिर आपको जो है ये हेडेक होता है। ठीक है, या जो इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पाइनल टैप, तो उसकी वजह से स्ट्रेच होता है फॉक्स सेरिब्री पे और हेडेक होता है। क्वेश्चन 160, a patient suffering from Crohn's disease had 100 cm earlier resection, what will result? तो आपका इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फीसिस होता है। ठीक है, इसका पहले भी हमने सीक्वेंस किया था कि अगर एलियर रिजेक्शन होना, तो आपने अगर दिया हो इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फीसिस, तो आप उसको चूज़ करोगे। फिर दूसरा दिया होता है डिक्रीज बाइल एसिड अब्जॉर्प्शन, उसको चूज़ करोगे। वो भी ना दिया होता, फिर आप डिक्रीज B12 अब्जॉर्प्शन, उसको चूज़ करते हैं।
तो इधर आप बीटा चूज़ करोगे। इंसुलिन हार्मोन एक्ट वाया टायरोसिन काइनेज पाथवे, ठीक है। A baby with small retinal dysplasia and optic nerve problems, lens prolapse, diagnosis trisomy 13, ठीक है। जो पटाओ और एडवर्ड में यूजुअली सेम होती हैं सारी सिम्टम्स, हम भी बड़ी देर तक जो है ना उन दोनों में कोई डिफरेंस ढूंढते रहे, लेकिन जो आपकी ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स होती है ना, ये रेटिनल डिस्प्लेसिया होती है, ये पटाओ में होती है, एडवर्ड में नहीं होती, ठीक है। तो ये माइक्रोऑप्थेल्मिया दिया होता है उन्होंने इस वो, या फिर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ रेटिनल डिस्प्लेसिया, ठीक है। तो ये आपकी ट्राइसोमी 13 में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर एट एपेक्स ऑफ लंग देन बेसिस, तो ये आपका V/Q रेशियो होती है। ये रफ़ी में जितना इजी करके लिखा हुआ है ना, मतलब उसके अलावा मुझे दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उधर उसको थोड़ा सा लिखा और उसको अच्छे से रट्टा मार लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते ही आता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड वेंटिलेशन हाईएस्ट एट बेस, पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड वेंटिलेशन लोएस्ट एट एपेक्स, V/Q एंड आर्टेरियल PO2 हाईएस्ट एट एपेक्स, V/Q एंड आर्टेरियल PO2 लोएस्ट एट बेस। लेकिन उधर अच्छा लिखा हुआ है रफ़ी में। वेन accompanying लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्रेट कार्डियक वेन, ये वही ग्रेट लेडी MP ऑफ स्मॉल टाउन। और इसमें जो एक डिफरेंट है वो है एंटीरियर कार्डियक वेन, जो ना आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स के कंपनी करती है, और फिर जो आपकी ग्रेट एंटीरियर कार्डियक वेन है ना, वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 168 है लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग ड्यू टू कॉर्डा टेम्पनाई, ठीक है। ये टेस्ट का भी आता है। ये आपने जो आपकी पोस्टीरियर मोस्ट होती है वो वेगस होती है, पोस्टीरियर जो है वो 9 होती हैं, और एंटीरियर जो है कॉर्डा टेम्पनाई और लिंगुअल नर्व होती है, ठीक है। इफ़ देर इज़ 1/10,000 इज ऑटोसोमल रिसेसिव इन अ पॉपुलेशन, दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरियर इज़ 1/50। ऑटोसोमल रिसेसिव का आपको पता है 1/4 होता है ना, या 1/50 इधर। अब इसकी कैलकुलेशन अब मुझे नहीं पता किस तरह ऐसे है, लेकिन आप इसको 1/50 ही है ये, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन वैसे मुझे मिली भी नहीं ना, वो जो SK19 वाला ग्रुप है ना, फेसबुक वाला ग्रुप है। पर आप ऑटोसोमल रिसेसिव का ही याद रखो कि इसकी होती है 1/4 या 1/, इधर इन्होंने पता नहीं कैसे डिवाइड करके 1/50 निकाली हुई है। क्या किसी को पता है इसकी कैलकुलेशन, तो प्लीज़ हम सबका फ़ायदा करें, या वरना फिर रट्टा ही मार लें। A 4-year-old boy presented with clinical feature of failure to thrive, failure to thrive, recurrent sinusitis, otitis media, and RTI. He also gives history of chronic diarrhea. There is family history of such complaints. Pattern of inheritance in this condition is autosomal recessive, ठीक है। एक तो ये आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें उसको बार बार जो है रिकरेंट साइनोसाइटिस हो रहा है और डायरिया हो रहा है, क्रोनिक डायरिया, ठीक है। और ये फिर जो है ना रिकरेंट RTI जो है, रोड ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें ना ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है फिर, तो ये आपका होता है ऑटोसोमल रिसेसिव सिस्टिक फाइब्रोसिस। एंजियोटेंसिन टू शॉर्टेस्ट फंक्शन जो आर्टेरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो या तो ये ट्रांजिएंट वो पूछा होता है फंक्शन, या फिर शॉर्टेस्ट फंक्शन, तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं ताकि आपका जो है वेनस रिटर्न इंक्रीज कर सके, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपका जो है वो रास सिस्टम सारा यही है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये सारा कुछ। लेकिन जो उसमें ट्रांजिएंट या शॉर्टेस्ट पूछते हैं तो उसमें आपकी वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि आपकी पेरिफ्रेज में पुलिंग होती है, वेजोडाइलेशन होती है और पुलिंग हो जाती है ना, तो वेनस रिटर्न डिक्रीज कर जाता है, तो उधर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और आपका वेनस रिटर्न इंप्रूव कर जाता है। आफ्टर ट्रोमा पेशेंट लूजेस सेंसरी सेंसेशन ऑन द लेटरल पामल सर्फेस ऑन द हैंड एंड अनएबल टू फ्लेक्स इंडेक्स फिंगर, लीजन इज मीडियन नर्व, ठीक है। एक तो लेटरल साइड को करती है मीडियन नर्व है, और दूसरी अनेबल टू फ्लेक्स इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर की फ्लेक्शन है ना वो मीडियन नर्व से होती है, ठीक है। 173 है पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन अकर्स। ये ना वैसे इतनी एनाटमी इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब वही सेम 3-4 नर्व्स के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, वही मसल्स के पूछ रहे होते हैं, बेसिकली मूवमेंट्स के पूछ रहे होते हैं ज़्यादातर, और रीजनल इंसर्शन भी 2-3 के वही पूछते हैं। खैर ये आपने डबल ए पढ़ो ना तो बार बार आते हैं, तो बंदे को ना फिर भी थोड़ा बहुत उससे उस MCQs करने के बाद ना डबल ए की फिर थ्योरी करे बंदा, तो बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। अच्छा, पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन अकर्स ड्यू टू हाइपोक्सिया, ठीक है। बाकी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो वेजोडाइलेशन होती है ताकि परफ्यूजन बेहतर हो सके, लेकिन लंग्स में क्या होता है आपका हाइपोक्सिया से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है ताकि जो आपके जिनमें आपकी वेंटिलेशन
बेहतर है ना वहाँ पे डायरेक्ट किया जा सके ब्लड सप्लाई को, ताकि वेंटिलेशन उधर ज़्यादा हो और फिर जो है हाइपोक्सीमिया ना हो। तो पल्मोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन में जो है ना आपका हाइपोक्सिया से वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। मेंटली रिटार्डेड 14-year-old boy has a microcephalic and low ear epicanthal fold and protuberance of tongue. Chromosomal analysis is likely to demonstrate which of the following थे आपका ट्राइसोमी 21 है, ये आपका डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। एपिकेंथल फोल्ड जो है आपके, हाँ बिल्कुल डाउन सिंड्रोम है। सिंगल वोकल्स रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो थायरोएरिटिनोइड, ठीक है। पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर स्मॉल ट्यूमर ब्लॉकिंग द सेरिब्रल एक्विडक्ट आफ्टर फ्यू डेज, प्रेजेंटेड विद डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप विच न्यूक्लियस इज डैमेज, तो ये आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वैसे डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप के, अच्छा वो सर्केडियन रिदम का पूछे ना, तो फिर आपने जो है ये लगाना है, सर्केडियन का सुप्रा कियास्मेटिक होता है ना, लेकिन इधर उन्होंने पूछा हुआ है सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन, यस। तो लेकिन ये स्टेम डिफरेंट है, इसमें आपने लगाना है रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्लॉकिंग द सेरेब्रल एक्विडक्ट। अच्छा विच न्यूक्लियस इज डैमेज, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 117 है बैरेट एसोफेगस इज मेटाप्लेजिया, ठीक है, उसकी लाइनिंग चेंज हो जाती है। जेस्टेशनल लेयर एट 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन, जब वो 2 लेयर्स पूछे तो आपको पता है एक्टो और एंडो होता है बस, और जो आपकी 3rd लेयर पूछे तो एक्टो एंडो और मेसोडर्म। प्रीमोडियल जर्म सेल्स डाइड फ्रॉम, तो एक्टोडर्म। इसका सीक्वेंस लिखोगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स का, यहाँ तो आपका जो है आपने एक्टोडर्म ही चूज़ करना है, लेकिन इसका एक सीक्वेंस होता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स डिराइव कहाँ से होती है, यस एपी देन एक्टो और फिर योग सैक। इधर एपी है नहीं तो हम एक्टो चूज़ करेंगे। बीटा एड्रीनर्जिक कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो कार्डियक एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में इसका रोल होता है बीटा एड्रीनर्जी का, तो ये आपकी कार्डियक एक्सेलरेशन करवा देता होता है। इसलिए जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, खैर वो दूसरी वो है एमआई में आप जो है ना बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। खैर जो बीटा एड्रीनर्जिक होते हैं वो कार्डियक एक्सेलरेशन करवाते हैं। इन EKG हार्ट रेट इज़ 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, RR इंटरवल विल बी 0.5, ठीक है। इसका होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और जो आपका हार्ट रेट है वो 120 है, तो RR इंटरवल को 60 डिवाइडेड बाई 120 तो 0.5। ऑटोसोमल रिसेसिव डिफरेंशिएट्स फ्रॉम डोमिनेंट, तो डिजीज प्रेजेंट एज 1 out of 4 चिल्ड्रन, रिसेसिव में 1/4 होती है। इंजेक्शन गिवन 2 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, डैमेज टू नर्व, तो ये आपकी ऑप्टोलेटर प्रेजेंट होती है 2 सेंटीमीटर बिलो प्यूबिक ट्यूबरकल एंड लेटरल, बिलो एंड लेटरल। क्वेश्चन 185 है फ्राइडलैंडर निमोनिया प्राइमरली कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन, तो ये क्लेप्सिला निमोनिया होता है, और वॉर्थिन फिकल्टी जो आपका मीजल्स में होता है, फ्राइडलैंडर निमोनिया आपके क्लेप्सिला से होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शोज मैसिव फेगोसाइटिक इफेक्ट, तो आपका मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स होते हैं, एक तो APC होता है और दूसरा फेगोसाइटिक इफेक्ट होता है इनका। अ पर्सन आफ्टर RT इज अनेबल टू स्पीक एंड हैज नॉन फ्लुएंट स्पीच बट कैन अंडरस्टैंड कमांड्स, लीजन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रोकाज एरिया होता है, ठीक है। वो उसकी नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है तो ब्रोकाज एरिया, अगर उसकी फ्लुएंट स्पीच होती है और कंप्रीहेंशन लॉस्ट होती है तो वर्ने की, तो इधर आप ब्रोकाज एरिया चूज करोगे। 185 फ्राइडलैंडर निमोनिया इज कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका जो है क्लेप्सिला होता है। क्या वो दूसरे का पूछ रहे जो मैंने बताया है, वो वार्थिन पिकल्डी होता है, वो उसकी वजह से होता है मीजल्स की वजह से। ये आपके उसमें लिखा हुआ है रफ़ी में, ये जो है ना फ्राइडलैंडर वाले का, कल मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी एक्सरे की। क्या पूछ रहे हो आप? ठीक है, आई थिंक कितनी रिकॉर्डिंग हुई 1 hour and 43 की।